डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये चौथा एपिसोड है इस सीरीज का, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। आप कह लीजिए आईआर का पेपर, यूजीसी नेट का, जिसको मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इन आवर यूनिक स्टाइल एंड वे। यदि आप सोच रहे हैं सर क्या कह रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, अभी खास करके पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट कोड 90 है उससे एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक पूरा ओवरव्यू मिले जून एग्जाम के पहले। जितनी पेपर हो सकती, जितने मेरे स्टूडेंट ने भेजा है, उन सबको एनालाइज करें। तो चलिए बिना किसी और भूमिका के स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर एनालिसिस, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, दिसंबर 2024 पेपर। लेट अस बिगिन। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट जो इंटरनेशनल रिलेशन से जून साइकिल के एग्जाम को देना चाह रहे हैं यूजीसी नेट, वो इंतजार कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का। तो उनके लिए अच्छी खबर है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फरवरी से जो है इंटरनेशनल रिलेशन की टेस्ट सीरीज शुरू हो। आई होप यू ऑल विल बी गेट बेनिफिटेड बाय दिस। वेट। और यदि आप कोई बेस्ट रिसोर्स देख रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, ऑफ कोर्स दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, बट उतना ही उपयोगी आईआर के लिए भी है। ये दो बुक जिसकी यहाँ पे लिंक दी जा रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक होगी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूं इस पेपर का। ये जो पेपर 100 क्वेश्चन है, आप जानते हैं 10 क्वेश्चन लास्ट में 141 से लेकर 150 तक जो है कंप्रीहेंशन है, जो काफी इजी है, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। लेकिन यदि 90 क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन अगेन सेम पैटर्न पे है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, सिलेबस से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यदि आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के रेस्पेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चन सेटर के ग्रुप हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। वो कम ऑर्बिट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा हिलाए, थोड़ा अच्छा। और 8-10 क्वेश्चन जो है वो टफ एंड ऑर्बिट पूछते हैं, जो पूछना ही चाहिए। को बहुत नॉलेज मिलता है इस पेपर से। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, इवन यूजीसी नेट दे रहे हो, इवन सीयूईटी पीजी दे रहे हो, आपको लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है। कई कई जगह पे थोड़े बहुत फंबल किए हैं, वो हम लोग देखेंगे, बट मोर और लेस वेरी वेरी गुड पेपर। लेट अस बिगिन। 51, अरेंज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एडॉप्शन। ये जो क्वेश्चन है, ये एकदम इसको घिसा पिटा का आप समझिएगा। ऑफ्ट रिपीटेड इंग्लिश में कहते हैं, रन ऑफ द मिल भी कहते हैं। लेकिन ये सब पॉजिटिव, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग जीवन ही जो जीते हैं वो घिसा पिटा जीते हैं। इसीलिए मतलब ये है कि ये हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। और आपको एक बार यदि आप याद कर लो, मैंने एक जगह लिस्ट ही दे दिया था कहीं पे, पूरा जितने ह्यूमन राइट कन्वेंशन है जो यूडीएचआर से शुरू होते हैं और 2006 तक जो पर्सन विद डिसेबिलिटी तक जाते हैं, उसके बीच में सारे जो कन्वेंशन हैं, जितने भी आप सोच सकते हो, आप लिस्ट बना लो, याद कर लो, वेरी इजी। यहाँ पे उन्हीं में से कुछ दिया गया है। वी ऑल नो ये सब का, आपको बताते बताते मुझे याद हो गया है। 1979 में वुमेन के लिए जो कन्वेंशन है, सेडाओ कहते हैं, वो लागू अडॉप्ट किया गया। जो चाइल्ड के लिए जो है सीआरसी कहते हैं, ये 1989 में आता है। यूडीएचआर वी ऑल नो, ये 48 में आता है, 1948 कह लीजिए। डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर जो है एक यहाँ पे इशू है, मतलब डिफिकल्ट है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर है, यदि आप देखोगे तो ये दो है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। एक है कन्वेंशन जो कि 1984 में आती है, इसको कैट कहते हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। और दूसरा जो डिक्लेरेशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स, ऑल पर्सन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर है, डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर, जो कि होती है एक यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन नंबर 342 से 1975 में। अब ये दोनों में इतना फर्क करना, यहाँ डिक्लेरेशन है तो ये 1975 है, ये एक इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देती है। लेकिन डियर स्टूडेंट, उसके बगैर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो काफी टाइम लग जाएगा, मैंने यहाँ लिखा भी है।
ए बी ई बी, मतलब जो मैं हमेशा बताता हूँ। अच्छा, वियना कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट जान लीजिए 1993 में, तो वेरी फेमस इवेंट है ह्यूमन राइट में। तो यदि आप देखो कि जैसे मुझे तो अधिकतर याद था, लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर याद नहीं है, मान लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे भी याद नहीं था, मैं इसको 84 टाइप ऑफ समझ रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेफिनेटली ए बी होगा, मतलब पहले सिडाओ होगा और फिर जो है कन्वेंशन राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड होगी, ए बी। इसके अलावा एक और है कि ईबी भी होगी। पहले वियना कन्वेंशन हुआ, फिर राइट ऑफ चाइल्ड 1993 और 1980, सॉरी यहाँ पे जो है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1993 में और ये 1989 में होती है, तो पहले कौन होगा, बीई होगा। सो बीई। अब चलिए इन दो पे चलिए टेस्ट करते हैं, हमें इतना ही अभी मान लीजिए पता है। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी है, ए बी है, ए बी है, और यहाँ बी ए है, तो एक तो चलिए गायब हो गया इससे। अब बी में आते हैं, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे ई बी है, गायब हो गई, यहाँ पे बी है। अब आप देखिए कि केवल इस दो इंफॉर्मेशन से आपने 50-50 गेम खेल लिया। उनको नहीं पता डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर। अब यहाँ आइए, सी से शुरुआत हो रही है दोनों में, जो दो हमें बचे हैं ये तो गायब हो गए। इस दो में सी से शुरुआत हो रही है और ई से अंत हो रहा है। इसका मतलब ये खुद ही ये बता रहा है कि फर्स्ट जो है यूडीएचआर है और लास्ट जो है वो वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट है। इसका मतलब इसके बीच में ही सारे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहले इसके बाद आपको जो है दिक्कत शुरू हो जाएगी, जबकि डी, यदि आप नहीं जानते कि डी को कहाँ रखना है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन 50-50 गेम आप खेल लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आप देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ डी है और यहाँ पे जो है सी के बाद डी है। सी जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है और डी जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ टॉर्चर। हम लोगों ने देखा कि 1975 में है, ये सबसे पहले हुई है, उसके बाद ही ए हुई है। मतलब डी पहले हुई है और ए बाद में हुई है, 75 79। तो यहाँ पे जो है ए डी है, ये गलत हो जाएगा, डी ए है, सही हो जाएगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप 50-50 गेम एटलीस्ट इवन तब भी खेल सकते हैं यदि आपको ये पता ना हो, लेकिन एक दे करके इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया। नेक्स्ट चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पाइंग ऑपरेशन कॉल्ड घोस्ट नेट इज रिलेटेड टू। ये आपको बम्प कर सकता है। बम्प मैं जब वर्ड यूज करता हूं, मतलब कि जैसे क्रिकेट की भाषा में आपके हेलमेट पे आके बॉल लगती है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन एक बार जान लीजिए आगे के लिए कभी भी। ये यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये चाइना का माना जाता है, वैसे कोई बहुत वेस्टर्न मीडिया आपको पता है प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन माना जाता है। क्या है आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग थी, पूरे दुनिया भर में 103 कंट्री अफेक्टेड हुई थी। तो बस पढ़ लीजिए आप। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगेन बहुत घिसा पिटा है, लेकिन मैं ऑलवेज इसको हेट करता हूँ, मैं याद भी नहीं करता। सार्क बिल्कुल एक मोरिबंड है, बिल्कुल डिफंक पड़ी हुई, फिर भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके जो डिफरेंट सेंटर्स हैं उसके बारे में मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ। बाकी आप इस तरह क्वेश्चन को, सार्क ईयर्स जो हैं, सार्क सेंटर एंड अदर चीजें याद कर लीजिए, मैंने बहुत ज्यादा ये यूजीसी नेट गाइड में दिया है। ये जो क्वेश्चन है अगेन बहुत ही घिसा पीटा, बहुत इजी है कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को कौन सा रिवर का पानी मिला, पाकिस्तान को कौन, इंडिया को मिलता है जो ईस्टर्न जो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, रावी, ब्यास, सतलज, और जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस के साथ, इंडस, झेलम और चेनाब, वो मिलता है पाकिस्तान को। अभी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लीजिए, आज के समय में जो आफ्टर पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू कीप इट इन एबेयंस, मतलब इसको अभी एक तरह समझिए सस्पेंड है, मतलब इसका लिम्बो में है अभी। हम कुछ उस पे मतलब हम उस एग्रीमेंट को अभी हमने ताक पे रख दिया है, एबेयंस। न्यूरमबर्ग ट्रायल जो है, न्यूरमबर्ग ट्रायल आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुए थे, उसके लिए उस समय तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं था, तो फर्स्ट टाइम जो है ये ट्रायल हिस्ट्री में हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री में, जहां की इंडिविजुअल को वॉर क्राइम के लिए और ह्यूमन राइट के लिए, जेनोसाइड के लिए जो है इंटरनेशनल कोर्ट लगा के, जिसको न्यूरमबर्ग ट्रायल कहते हैं, जजेस लाए गए। यूएसए और एलाइड पावर के द्वारा किया गया था, एक्सिस पावर के लोगों को, जर्मनी, जापान के, खास करके इसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर तक को इसमें सजा दी गई थी और कई लोगों को मौत की सजा दी गई थी। तो ये एसोसिएटेड विद ह्यूमन राइट वायलेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2।
न्यूरमबर्ग इस शहर में है, देख लीजिएगा क्या ये जापान में है या जर्मनी में है, कहाँ पे है। मुझे लगता है शायद जापान में है न्यूरमबर्ग, चेक कर लीजिएगा, या जर्मनी में ज्यादा होने के चांस। अरेंज द यूएस प्रेसिडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। असेंडिंग का मतलब तो आसान है, मतलब जो पहले आया पहले, जो बाद में आया बाद। अभी डिसेंडिंग उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है, वो उल्टा है, थोड़ा दिमाग में गंदी बजती है उससे। तो यहाँ पे असेंडिंग है, नॉर्मल है। अब ये क्वेश्चन आपको लगातार हर जगह पूछा जा रहा है, तो आपको यूएस प्रेसिडेंट करीब 40-44 हुए हैं, उसको एक 45वां तो है, ट्रम्प खुद ही है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, एक लिस्ट बना करके एक नजर देख लीजिए कौन पहले कौन बाद में। इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि यूएस प्रेसिडेंट के टाइम में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, वो भी कई आपको कई चीजें खोलती हैं, भेद खोलती हैं। अब यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले यहाँ पे देखिए रेगन तो यू नो कि 80s में थे, लेट 80s तक रहे थे, और रेगन ने जो है जिमी कार्टर से चार्ज लिया था, और जिमी कार्टर के पहले जो है निक्सन थे। कैनेडी ने निक्सन से लिया था चार्ज, तो आप समझ सकते हैं। हैरी ट्रूमैन जो है वो बहुत पहले थे, कंटेनमेंट पॉलिसी 1947 से, तो हैरी ट्रूमैन से शुरुआत हो सकती है, और इसका मतलब कि डी से पहले इसमें कोई नहीं होगा। और आप देखें तो डी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, तो मतलब ये तो सीधा सीधा आपको क्रैक हो जाता है, बाकी आप देख लीजिए। 57 देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कहाँ पे किस आर्टिकल में ये पूछ रहे हैं, वी ऑल शुड नो। आर्टिकल या प्रेम्बल में नहीं है, ये बेसिकली आर्टिकल 51 में है, जहाँ की इंडिया बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बातें करता है कि हम वर्ल्ड पीस में भाग लेंगे, और जितने भी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जो भी टूट रहा है उसको हम इज्जत करेंगे, एंड ऑल, हम आर्बिट्रेशन से जो है मामले को सुलझाएंगे, लाइक दैट। तो ये वहां पे हमारी कमिटमेंट को शो करता है आर्टिकल 50। 51A वी ऑल नो के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यह तो खैर खुद ही इन्होंने बयान कर दिया है। यहाँ पे यदि आइए तो ये आसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोन है इसमें। केनेथ वॉल्श ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी है, ए का 4, और उसी से ये क्रैक हो जाता है, मतलब इतना आसान है। अब मैं यहाँ पे मैं आगे तेजी से बढ़ूंगा, लेकिन आपको बहुत गौर से इन सब को मैच को देख लेना चाहिए, और तब आगे बढ़ना चाहिए सीख लेकर के। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि जैसे कोहेन ने बुक लिखा आफ्टर हेजेमनी एंड ऑल, तो इसलिए इसलिए ऐसे नहीं कि सर ने कहा और आगे बढ़ गए, दैट इज बैड। यहाँ भी आप एक से ही आ सकते हैं, मान लीजिए कोरियन वॉर, वी ऑल नो कि 1950 से 53 होती है, ए का 4, और देखिए ये क्रैक हो जाता है। तो ये सब सुपर इजी है, लेकिन ये सारे जो इवेंट है इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मैच कीजिए, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, तब आगे बढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। अभी सॉफ्ट पावर के बारे में आपको पता है कि जोसेफ ने जो है वो सॉफ्ट पावर के गुरु माने जाते हैं। वही जोसेफ ने जिन्होंने कि रॉबर्ट कोहेन के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दिया है, नियो लिबरलिज्म के बड़े थिंकर। तो यहाँ देखिए, सॉफ्ट पावर हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यू एंड फॉरेन पॉलिसी। मतलब सॉफ्ट पावर मतलब कि जो मिलिट्री पावर के अलावा, जो ट्रम्प जो हमेशा जिस चीज को आगे लाते हैं उसका अपोजिट, ट्रम्प क्या लाते हैं? पावर। पावर, अमेरिका इज अ पावर, मैं नष्ट कर दूंगा, मिसाइल छोड़ दूंगा, बॉम्ब फोड़ दूंगा। उसके अलावा यदि आप चार्म से आगे आते हैं, मतलब आप अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। यदि आप सॉफ्ट पावर को देखें तो फ्रांस की जो है बहुत वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशन में सॉफ्ट पावर रही है। बहुत सारे कमिटमेंट उसने ऐसे किए हैं जो अमेरिका से अलग रहे हैं। इसी तरीके से यदि आप देखें तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशनल जो नेशन कहते हैं वो, एंशियंट डेमोक्रेसी होने का भी, और एक तरह का जो जो कल्चर है, जो इंडियन ईस्टर्न कल्चर को जो वाहक है, स्पिरिचुअलिटी, उस तरह की चीजें हमारी सॉफ्ट पावर है। अमेरिका खुद ही बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर रही है। वहाँ की जो अमेरिकन लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग, जिसको कि आप कह सकते हो एक लाइफ को जॉय और पॉम्पसनेस के साथ जीने का जो है जेस्ट ऑफ लाइफ, जो है वो सबसे अमेरिकन लाइफ स्टाइल, अमेरिकन ड्रीम जिसको कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया ड्रीम करती है। उसके अलावा जो उनके सॉफ्ट पावर, उनके खाने पीने जो पूरी दुनिया में फैल गई, पिज्जा, बर्गर, एंड उसकी जो संस्थाएं हैं, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट एंड बर्गर किंग एंड लाइक दैट, ब्लू जीन्स एंड पोलो शर्ट्स एंड ऑल। So countries' soft power has been identified on the basis of culture, political values, and foreign policy. Of course, सही है. Vibrant and open culture, values such as democracy, guarantee of free press is seen as enhancing countries' soft power. Yes.
Foreign policy is currently encompassing many multilateral platforms to enable greater participation in international decision making. Foreign policy is currently encompassing many multilateral platforms to enable greater participation in international decision making. ये भी सही है, ये भी एक तरह से जो है सही है. I will go with this very general statement. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो ईजेड जो है हमारा जो कोस्ट, किसी भी कंट्री है कोस्ट, उससे जो 200 नॉटिकल माइल. अब नॉटिकल माइल यदि आप देखेंगे तो वो समुद्री माइल है, और वो 1 माइल से बहुत ज्यादा होती है. अब चेक कर लीजिएगा शायद कितना, 1.6 माइल इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल. मैं ऐसे ही मेमोरी से बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा है. मतलब 1 नॉटिकल माइल इज मच मोर देन 1 माइल, और 1 माइल जो है वो 1 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है. लगभग 1.6 किलोमीटर इज 1 माइल, ऐसे समझिएगा. तो यदि आप एक नॉटिकल माइल देखें तो वो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी. तो वैसे देखें तो 200 नॉटिकल माइल तो लगभग 400 किलोमीटर. तो हमारे तट से लगभग 200 नॉटिकल माइल तक जो है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जहां पे कि हमारा पूरा अधिकार है. वहां पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, मछली हैं, ऑल समुद्री जो जीव जंतु, रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, वो हमारी है, संपत्ति है, ऐसा माना जाता है. लेकिन वो हमारा टेरिटोरियल वाटर नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है. मतलब वहां पे कंप्लीट सॉवरेंटी हमारी नहीं है. सॉवरेंटी कहां तक है? केवल 12 नॉटिकल माइल तक. ये याद कर लीजिए इसको. तट से 12 किलोमीटर तक तो समझिए कि समझिए इंडिया है. मतलब वहां पे यदि कोई घुस आए तो उसको हम मार सकते हैं. कोई हवाई जहाज बिना हमारे परमिशन का आए तो वहां गिरा सकते हैं. एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो हम उसको मार नहीं सकते हैं. लेकिन वहां का जो दोहन कोई नहीं कर सकता. कोई जहाज आके चाइना का इंडिया के 200 नॉटिकल माइल में आके मछली नहीं मार सकता है, लाइक दैट. सो दे आर प्रिस्क्राइब. और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ यूएन लॉज से आती हैं. यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी 1982 में अडॉप्ट हुई थी. ये डेट भी याद कर लीजिए. सो दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी. सही है. इट गिव्स स्टेट एक्सक्लूसिव राइट रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज. बिल्कुल सही है. द स्टेट हैव फुल सॉवरेंटी. नो, फुल सॉवरेंटी नहीं है. ये 12 नॉटिकल माइल तक ही जो मैंने बताया. तो ये गलत है, ये आपको गलत पूछने का रहा है. इट मे एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल. ये भी सही है. सो फुल सॉवरेंटी 12 नॉटिकल माइल. अब यहाँ पे देखिए, मैच करनी है तो यहाँ परेशानी आपको क्या होगी कि वी ऑल नो कि एनार्किकल सोसाइटी जो है हेडली बुल की, ये वी ऑल नो. और ए के वन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इससे आप केवल 50-50 गेम ही खेल पाते हैं. और उसके बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा. यदि आप ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, मैकेंडर ने लिखा है, जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि दोनों में बी का टू है. तो आपको ये खुद ही बता रहा है कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज एच जे मैकिंडर का है. मैकिंडर वही मैकिंडर जिन्होंने कि हार्टलैंड की थ्योरी दी है. हार्टलैंड, आई होप यू नो हार्टलैंड एंड स्पाइकमैन के रिमलैंड, उसको जान लीजिएगा. उनकी बुक है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज. मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या फर्क है उसको बता रहे होंगे. तो उसके बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि, तो ये जस्ट जो है रिवर्स है. टेरर एंड रेजिस्टेंस, ईवी वॉल्टर की बुक है. मुझे नहीं पता था, आपको भी पता नहीं होगा शायद. तो यहाँ पे आके आप 50-50 में फंस सकते हैं. बट ठीक है, 50-50 का मतलब तो 50% चांस तो है ही. सो आप यहाँ पे देखिए डी का 3 जिसमें है इन दोनों में, उसको आप टिक मारिए. ये द नेकलेस ऑफ डायमंड इज काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया टू द चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ डायमंड. देखिए स्टूडेंट, पहले समझिए कि एक चीज की लेवल ऑफ क्वेश्चन में हमेशा कहता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए. दिस इज ए कॉल्ड लेवल 2 या लेवल 3 क्वेश्चन डिफिकल्टी में. लेवल 1 क्वेश्चन क्या है? जैसे आपको इसी पेपर में बहुत लेवल 1 क्वेश्चन मिलेगा. जैसे ये होता, लेवल 1 क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस कंट्री की है? लेवल 1, चाइना. लेवल 2 क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो चाइना की है, और इंडिया उसके काउंटर में कौन सी फॉरेन पॉलिसी या जियो पॉलिटिक्स की पॉलिसी अपनाता है? तो उसका आंसर होगा नेकलेस ऑफ डायमंड. और ये लेवल 2 क्वेश्चन है. आपको पहले उसने लेवल 1 तो इंफॉर्मेशन पहले दे दिया, अब आपसे लेवल 2 की जानकारी चाहता है. ये लेवल 3 क्वेश्चन है. यहाँ दोनों इंफॉर्मेशन दे दिया कि नेकलेस ऑफ डायमंड इज काउंटर स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया टू चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अब आपको कह रहा है कि नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत जो है कौन कौन से इंडिया कैसे चाइना को घेर रहा है. बेसिकली नेकलेस ऑफ डायमंड की चाइना को हम डिफरेंट डिफरेंट अपने दोस्तों के थ्रू घेरे. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी है, चाइना अपने दोस्तों के थ्रू इंडिया को घेरे. हम्बनटोटा में श्रीलंका के थ्रू, और ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान के थ्रू, एंड ऊपर में सारे इस तरह से इंडिया को ऐसे घेर ले. बांग्लादेश में
पोर्ट एंड जैसे कि नेपाल में, जैसे कि इंडिया को फील हो कि चारों तरफ चाइना है। तो अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, लेवल 2 लेवल 3 आर डिफिकल्ट देन लेवल 1 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने इसको गेस किया और आप भी गेस कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था, मैं रियली बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि म्यांमार इंडिया का कोई दोस्त नहीं है चाइना के कंपैरिजन में कि वो उसको घेरने देगा चाइना को। सिंगापुर अमेरिका की तरफ है, घेरने दे सकता है। ओमान से इंडिया के अभी एफटीए हुआ है, बहुत क्लोज हमसे हैं। और जो सेशेल्स जो है वो सब कर सकता है, इंडिया को अलाउ कर सकता है, बट नॉट म्यांमार। और यही जो है सही आंसर है। ये इनफैक्ट उल्टा है। ये म्यांमार की जो ये पोर्ट है, ये चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का पार्ट, विच आई गेस्ड। तो कई बार आप गेस भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इन विच ईयर द वॉर्स ऑफ पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड, मुझे तो पता रहता है जैसे ही वर्ल्ड वॉर सॉरी कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर ढह जाता है 1991 में, वैसे ही वॉर्स ऑफ पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जो काउंटर था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का, नाटो, वो आज तक चल रहा है। इस पर कई दुनिया के लोगों ने जो शांति प्रिय थे, उन्होंने आंखें तरेरी कि जब वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, तो नाटो क्यों जिंदा है, क्यों उसको जिंदा होना चाहिए। आज देखिए कि हिस्ट्री कैसे टर्न लेती है। ट्रंप के क्विर्की बिहेवियर से, इडियोसिंक्रेसीज से आज नाटो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो इस पे, उसकी मौत पे किसी को कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके उसको होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट आज यदि यूक्रेन में वॉर हो रही है और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है, महंगाई बढ़ी है, तो उसका कारण केवल नाटो है, जो कि ईस्टवर्ड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 वो यूक्रेन तक पहुंच गया, जो रसिया के दरवाजे पे है, और उसके चलते रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। ये क्वेश्चन आई थिंक आसान होना चाहिए, क्योंकि नाफ्टा जो है वो उसका मेंबर वी ऑल नो, जबकि नाफ्टा अब है भी नहीं, 1994 में आई थी, अब तो यूएसएमसीए करके है 2020 से। ये सब लोग जानते हैं कि नाफ्टा हैज बीन, ट्रंप ने इसको डंप कर दिया, खत्म कर दिया था अपने फर्स्ट टेनियर में। लेकिन यूएसए और कनाडा और मैक्सिको इसका मेंबर था। तो अब आप सोच सकते हैं कनाडा तो यहाँ भी है, तो इसमें से कौन सा लिया जाए। लेकिन मान लीजिए कि यदि हम नाफ्टा में और यहाँ पे दूसरे भी हैं, दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप यूएसए या कनाडा ले तो आप इससे ही आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो सकती है। लेकिन एक यहाँ पे आसान है कि मर्कसूर जो है, ये लैटिन अमेरिका की जो है वो फ्री ट्रेड मार्केट है, कॉमन मार्केट है, और ये सेंट्रल एशिया की कॉमन मार्केट है। तो यहाँ सेंट्रल एशिया जो है वो कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ये सब जो बीच की जो जो नदी है ना, पनामा, ग्वाटेमाला एंड ऑल, ये सब जो है सेंट्रल अमेरिका कहलाते हैं, जो कि ना कि नॉर्थ या साउथ नहीं है। थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी भी जानना चाहिए। तो इसमें यदि आप देखें कि मर्कसूर को यदि अर्जेंटीना 3 से मिलाए, मतलब बी को 3 से और डी को 2 से मिलाए, तो बी को 3 और डी का 2, तो एक ही ऐसा है, तो इससे आपका ये क्रैक हो जाता है। इससे आप देखेंगे कि नाफ्टा में कनाडा है, और सी एफ टी ए डी आर जो भी ये है उसमें यूएसए। सी एफ टी ए डी आर का फुल फॉर्म है सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सी ए एफ टी ए कहलाता है, सेंट्रल अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें यूएसए भी घुसा है। और सी ए सी एम है सेंट्रल अमेरिका कॉमन मार्केट, जो कि कोस्टा रिका है। तो इस तरीके से आप थोड़ी ज्योग्राफी जानने से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पे देखिए, लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी है, कई बार हम इसको एक कई साल पहले एक क्वेश्चन आया था और हम लोग ने काफी बहस भी किया था। हजारा वहां पे जो है वो एक माइनॉरिटी है, तो कहीं आप हजारा ना मार दें इसमें, यदि उस क्वेश्चन को आपने देखा हो तो। लार्जेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली, जिसको हम लोग पठान कहते हैं हिंदी में, तो पश्तून्स। पश्तून्स अफगानी, जो काबुली वाला, यदि आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की पढ़ी हो कहानी, तो उसमें जिस तरह के पठान आते हैं इंडिया में जो है, वो जिस तरह के ड्रेस पहन के आते थे, और वो वहाँ के जो ड्राई फ्रूट बेचते थे, इसके अलावा वो सूद पे पैसा देते थे, चूंकि लंबे तगड़े होते थे, लोग डरते थे पठान लोगों से, और वो गांव देहात में, इंडिया के नॉर्थ इंडिया में पैसे देते थे, और फिर आके अब सूद के साथ पैसे वसूलते थे। इसलिए अफगानिस्तान के पठानों से, पश्तूनों से इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के कई लोगों का परिचय था। तो ये लोग पश्तून्स होते हैं, पाश्तो लैंग्वेज बोलते हैं, और वही वही लोग अफगानिस्तान के लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप हैं। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए। करेंटली तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता है कि यदि आप ये पेपर को दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो इथनिक मेकअप है, एंथनी द स्मिथ को याद कीजिए। नेशन का कहना है कि प्री एग्जिस्टिंग इथनी इथनिक ग्रुप से ही नेशन बनता है, तो उसको थोड़ा जानना चाहिए कि
किस कंट्री में कौन से इथनिक ग्रुप जो है वो मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में से। इंडिया को ले लीजिए तो हिंदू जो रिलीजन के बेसिस पे जो एक इथनिक ग्रुप भी है, रिलीजियस ग्रुप भी है, वो मेजोरिटी में है। पाकिस्तान में यदि आप देखें तो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। ईरान में देखें तो सिया मुस्लिम्स हैं। इराक में देखें तो सुन्नी मुस्लिम है। सऊदी अरेबिया में सुन्नी मुस्लिम है। तो ये हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। करेक्टली मैच द जेंडर रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन। ये जो इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये मैंने कई बार अपने गाइड में मैंने दिया है कि 75 में मैक्सिको सिटी में फर्स्ट जो है वो यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन होता है। फिर 5-5 साल पे डिसाइड किया जाता है, 80 में होती है, 85 में, लेकिन उसके बाद 10 साल बाद 95 में बीजिंग में होती है। यहाँ पे दिया हुआ भी है बीजिंग प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अब ए सी होना ही होना है, मान लो। ए सी किस में है? इसी दो में है। ये दो तो गायब हो गई। अब इसमें यदि देखेंगे तो ए सी कॉमन है, बी को केवल हमें टेस्ट करना है। द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द कन्वेंशन। अभी सेडाओ, फिर से देखिए सेडाओ आ गया, और सेडाओ यहाँ पे दिखा हुआ। अभी सेडाओ 1979, वी ऑल नो, इसका मतलब कि बी भी सही है, तो ए बी सी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? तो नेशनल सिक्योरिटी में यदि आप देखोगे तो प्रमोटिंग यूनिवर्सल ट्रैंक्विलिटी। यहाँ देखो, मेंटेनिंग डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी है। यदि आपको नेशनल सिक्योरिटी रखनी तो अपने देश में शांति रखनी होगी। अब ये देखिए, अभी ईरान कैसे परेशान हो रहा है। देश में शांति नहीं है तो आप असुरक्षित हो, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि अंदर में ही यदि आपके बेचैनी है तो फिर तो आपको कोई भी बाहर से परेशान कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सल ट्रैंक्विलिटी लाने की जरूरत नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है। जैसे आप फर्ज कीजिए कि नॉर्थ कोरिया है, इंटरनल पूरी ट्रैंक्विलिटी है, कोई कोई वहां पे अपोजिशन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। किम ऑन जोन का बिल्कुल वो शासन किए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह है कि दुनिया में जो है कहाँ वॉर हो रहा है? नहीं। ये क्वेश्चन जो है मैचिंग का, मैं जगदीश भगवती से मैंने इसको पढ़ाप्स क्रैक किया, क्योंकि ये इनकी जो बुक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये मुझे हमेशा याद रहती है। और जो जो स्टिग्लिस की बुक है, स्टिग्लिस का फर्स्ट नेम क्या है देख लीजिएगा। उनकी जो बुक है डिस डिसकंटेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट, वो ही मुझे याद रहती है। तो इन दोनों के चलते हो सकता है, देखिए जगदीश भगवती जो है वो यदि ए का 1 हम ले तो इसे ये क्रैक हो जाता है। बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा। वैसे सारे जो हैं ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट बुक हैं। लाइक अमृत सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम, बिना उसको देखे मत जाइएगा। ये क्वेश्चन एक बहुत आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो ये कह रहा है कि किस कंट्री ने प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको ड्रग गायल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो जो है ये दिया, हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड हो सकता है एक फॉरेन हेड को। तो ये मैंने तो गेस किया, क्योंकि ड्रग कंट्री मैं जानता हूँ भूटान है। ये थोड़ी बहुत कल्चर को आप जानते हैं तो। ड्रग का मायने होता है थंडर ड्रैगन इन भूटानीज मैथोलॉजी। मतलब वहाँ आपको पता है कि वो वहाँ जो ड्रैगन जो होती है वो वहाँ पे देवता जैसे माने जाते हैं। और उनका वो नेशनल सिंबल है ड्रक जो है, थंडर ड्रैगन। और भूटान का जो भूटान को कहा जाता है ड्रक यूल, मतलब लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। और उनके किंग को कहा जाता है ड्रक गैल्पो, मतलब थंडर ड्रैगन किंग। तो जो किंग का जो ऑर्डर मिला वो मतलब हुआ द ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो, ये मोदी जी को मिला भूटान के तरफ से। भूटान हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। इनफैक्ट आज के समय में केवल भूटान जो है, जो जिन कंट्री से इंडिया घिरा हुआ है, जितने नेवर हैं, उसमें केवल भूटान हमारा स्टीड फास्ट दोस्त है। अदरवाइज यदि आप देखें तो श्रीलंका भी वेवर करता है। श्रीलंका, मालदीव चाइना की तरफ झुक चुका है। बांग्लादेश बिल्कुल हमारे साथ लो अभी रिलेशन चल रहे हैं। नेपाल के साथ हमारा नरम गरम होते रहता है। पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है। तो ऐसे में जो है भूटान हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है फॉरेन पॉलिसी के लिए। अब यहाँ पे देखिए कई चीज ऐसे जिससे कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। थ्यूसिडिडे थ्यूसिडिडे ट्रैप जो है वो हम जानते हैं कि ग्राहम टी एलिसन का थीसिस है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई डीप इंटरेस्ट पावर यदि हो जैसे अमेरिका, और कोई राइजिंग पावर जैसे चाइना उसको चुनौती दे, तो वो उसका अंत केवल वॉर से ही फैसला होता है। मतलब दोनों वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते, एक ट्रैप में पड़ जाते हैं। थ्यूसिडिडस ने ये पोलोपोनेशियन वॉर में देखा था कि कैसे जो है एथेंस, जो कि वो जो जो एक डीप इंट्रेंस पावर था, और स्पार्टा जो उभरता हुआ पावर, तो दोनों की वॉर से ही फैसला होता है।
तो ये सी का देखें, फोर, तो इसी से जो है ये 50-50 तो आप खेल ही लेते हो। अब ये दो तो खत्म हो गए, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ सी का 4 है पहले से ही जो है। अच्छा, सी का 4 तो, सॉरी, बी का 1 है, इसका मतलब कि वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी जो थर्ड वेव, यू नो कि सैमुअल हंटिंगटन की है, तो हमें एक ही केवल जानना है। अब लॉन्ग टेलीग्राम वी ऑल नो, जैसे मैं जानता हूँ, मेरे कई स्टूडेंट भी जानते हैं, लॉन्ग टेलीग्राम के ऑथर जो थे वो जॉर्ज एफ किनन थे। मतलब लॉन्ग टेलीग्राम क्या था कि ये जॉर्ज किनन जो है वो एम्बेसडर थे यूएसए के सोवियत रूस में, और वहां से उन्होंने लंबे लंबे तार भेज करके अपने राष्ट्र को बताया कि वाओ, ये तो बड़े खतरनाक कंट्री है भाई, ये तो पूरे वर्ल्ड में जासूसी कर रहा है, हमारे यहाँ इसके जासूस बैठे हुए और हमें रोकना पड़ेगा। और उसी के बाद उनको वहां बुलाया गया। वो आर्टिकल एक्स, वो बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे रूस के पॉलिसी पे, उसके खतरनाक पॉलिसी इरादों पे, उसमें अपने को मिस्टर एक्स लिखते थे वो, शायद डर करके। और बाद में वो जो है ही बिकेम द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ यूएसए। कंटेनमेंट पॉलिसी थी कि पूरे दुनिया में हमें जो है सोशलिज्म और कम्युनिज्म को रोकना है, चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद के थ्रू। दैट वाज द कंटेनमेंट पॉलिसी। और उस टाइम में ये भी याद रखिए कि यूएस के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन। ओके, सो इसमें सही क्या होगी? बी का 3, और बी की 3 यहाँ है। दिस इजी क्वेश्चन। 72 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट, तो हम इनकरेक्ट आंसर यदि हम खोजें इसमें, अ, तो यहाँ पे एक डी ओनली है, ए डी भी है, तो चलिए ए डी पे ज्यादा पहले गौर करते हैं। The disaggregated state is the consequence of the process of globalization. Disaggregated state मतलब है स्टेट पूरी तरह से जो है छिन्न भिन्न हो गया है। यहाँ पे मैंने दिया भी है, स्टेट इज नो लॉन्गर ए सिंगल यूनिटरी एक्टर बट ए कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इंटरेक्टिंग अक्रॉस बॉर्डर। इस टाइप की बात तो मुश्किल है सोचना कि ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा कर दिया। यदि हम इस स्टेटमेंट को देखें, स्टेट सॉवरेंटी हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत हार्ड है। एक्चुअल में स्टेट सॉवरेनिटी बहुत डाइल्यूट हो गई है ये, लेकिन पूरी तरह खत्म हो गई कहना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी तो और भी ट्रम्प के आने के बाद तो और भी जो है स्टेट सॉवरेनिटी सर चढ़ के बोल रही है। सभी अपने अपने सॉवरेनिटी को बचाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए बी स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, और ये भी बी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आप देखोगे तो आप पढ़ लेना। ए बिल्कुल सही है, ग्लोबलाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ डिटेरिटोरियलाइजेशन, ऑफ कोर्स सही है। एंड वन कैन विटनेस टाइम स्पेस कंप्रेशन इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये भी सही है। तो ये ए और सी तो सही है, बी डी गलत है, लेकिन इन्होंने चूंकि डी केवल दिया है तो विथ पिंच ऑफ सॉल्ट यू कैन एक्सेप्ट। यहीं पे आके थोड़ा ये फंबल किया है इन्होंने। आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज, वो उन कंट्री का अलायंस है जो कि दुनिया में ये जो इक्वेटर है, और ये 23.5 नॉर्थ है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये 23.5 साउथ है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा हिंदी में, कर्क रेखा, और इन दोनों के बीच में ही सूरज घूमती है, इधर जाती भी नहीं है अर्थ के टिल्ट होने के चलते। तो ये जो है, ये जो कंट्री जो यहाँ पे फॉल करते हैं, इनका करीब 120 कंट्री लगभग है, इसका अलायंस जो है वो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका एनर्जी और उसकी दोहन करना और उसकी और भी चीजों पे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है। और फर्स्ट इंडियन जो है वो इसके जो है चेयरपर्सन भी बने, तो हम लोग के लिए बहुत ही शान गौरव की बात है। तो गुरुग्राम, ये सभी लोग जानते हैं इस फैक्ट को, इसलिए ये इजी क्वेश्चन। 74 देखो, अरेंज द इवोल्यूशन ऑफ यूनियन इन अफ्रीका। यूनियन इन अफ्रीका इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता, इसलिए मैंने सीधा दे दिया, एक बार आप याद कर लो। मुझे केवल याद रहता है अफ्रीकन यूनियन 2002 में बनी है, और और बाकी तो आप समझ सकते हो कि सब, अब इसको तो देख करके तो समझ सकते हो कि 64 में यूडीईएसी बना है, सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम। तो सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम जो है यहाँ बी में है, तो बी से शुरुआत होगी, और अफ्रीकन यूनियन ए से खत्म होगी, तो बी ए यदि आप देखो तो एक ही में है, तो यही है। ओके, बट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। 75 देखो, इन रिसेंट ईयर ए स्कैंडल इन्वॉल्विंग ब्राजील स्टेट ऑयल कंपनी पेट्रोबैस अंडरवेंट एन इन्वेस्टिगेशन अंडर विच कोड नेम। ये मैं जो है आपको, क्योंकि मैंने चूंकि मंथली में बनाता हूँ तो मेरे जहन में है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, ये कार वॉश के नाम से गई है, लेकिन आप थोड़ा चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं मेमोरी से कर रहा हूँ कि, और ये क्या हुआ था ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। जो वहां की, ये भी याद रखो कि जो ब्राजील की जो ऑयल कंपनी है पेट्रोबैस है,
क्योंकि जैसे सऊदी अरेबिया के अरामको है, या फ्रांस का टोटल एनर्जी है, इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री है, चाइना के भी कुछ याद कर लो। ये कई क्वेश्चन में जो जो मेजर जो कंपनी, ऑयल कंपनी लाइक शेल जो है यूएसए में है, उसके बारे में पूछा जाता है मैच वैच करने में, तो देख लेना पेट्रोवैस का। 76, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन एनवायरनमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये सब भी जो है बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। अंटार्कटिक ट्रीटी जो है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये दो हुई है। एक जो है अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको बेसिक अंटार्कटिक ट्रीटी कहते हैं, ये 1959 में हुई थी। इसमें केवल ये हुआ था कि अंटार्कटिक को शांति का जोन रखना है, डिमिलिटराइज रखना है, कोई न्यूक्लियर अंदर वॉरफेयर वहां पे नहीं होगी, मतलब शांति वहां पे रहेगी और न्यूट्रल क्षेत्र रहेगा, कोई उसको अधिकार नहीं जमाएगा। तो ये तो एक है। लेकिन बाद में 1991 में एक स्पेसिफिक जो है अंटार्कटिक ट्रीटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हुआ, इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो इसको भी रट लो, कहीं कंफ्यूज मत करना। और यहाँ पे उसी की बात हो रही है, 1959 की बात नहीं हो रही, क्योंकि एनवायरमेंटल ट्रीटी है। बाकी सब तो ये इतना ऑब्वियस है, मैं आपको बताते बताते मुझे याद हो गई है। बर्टलैंड कमीशन जो लेके आती है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 1987 में आई थी। कन्वेंशन ऑन इंडेंजर्ड ट्रेड इन सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को साइटेस बोलते हैं, ये 773 में आई थी। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, अभी हम लोगों ने देखा यूएन क्लोज 1982 में। और वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर की 1985 में। इसके 2 साल बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। और 2016 में आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एक अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट। ये तीनों को याद रखना चाहिए हमें, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल। तो यदि आप इसको मैच किसी तरह से करना, आप वहाँ ए बी सी डी से भी काफी इसमें गेम खेल सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया है। इसका सही आंसर ये भी आसान है, क्योंकि ओपेक जो है वो 1960 में बनी है, ये मुझे याद रहता है। तो ये भी मुझे याद है, लेकिन मेरे कहने से तो होगा नहीं, हो सकता है आपको याद ना हो। बाकी सब इसमें थोड़ा है कंफ्यूजिंग, ये क्वेश्चन आपको चैलेंज थ्रो करता है। ए के 2 से जो है यदि आप देखो तो आपको 50-50 ही खेल पाते हो। इनफैक्ट मैं भी बाद में मैं कंफ्यूज किया था, क्योंकि इसमें मुझे जो है याद नहीं रहता। लेकिन एक बार के लिए जान लो, क्योंकि अरब लीग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरब लीग जो है उसकी 45 में ही, मतलब इंडिया की आज़ादी से पहले ही उसकी स्थापना होती है। तो यदि ये आपको याद है, जो कि मुझे नहीं याद था, तो आप इसको नहीं क्रैक कर पाओगे, तो 50-50 पे अटक जाओगे। अदरवाइज इसकी सही आंसर ये है। तो इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है यहाँ पे अब तो मतलब आपको जो कि क्रैक हो गई है, तो इसे याद कर लो, जैसे कि 1981 है। इस तरीके से आप ना इनको देखते हुए ही आगे बढ़ो। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं कि सर ने टिक मार दिया और देख ले, तो ये पूरा जो मेरा प्रयास है वो विफल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज आर करेक्ट अबाउट द कंट्री विथ इट्स रेस्पेक्टिव रीजन। ये अगेन आपको थोड़ा ज्योग्राफी जो है वो कहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रीडिंग रूम में मैप लगा करके, इंटरनेशनल जो मैप है, ग्लोबल मैप जो है अर्थ का, और उस पर पॉलिटिकल मैप, ना कि केवल पहाड़ पठार आपको नहीं देखने, पॉलिटिकल मैप लगा के रखो। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी कहाँ पे है? जो अमेरिका है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, और उसके पास में जो बहुत सारे द्वीप है, जहाँ पे कि बारबाडोस, गयाना और ट्रिनिडाड टोबैको, जो जो वेस्ट इंडीज कहलाते हैं, जो क्रिकेट हमारे साथ खेलते हैं, इसलिए उनको कैरिबियन नेशन कहा जाता है। वो सब अलग अलग कंट्री है, लेकिन क्रिकेट के लिए वो मिल जाते हैं 5-6 कंट्री, तो उसको कैरिबियन कहते हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक वहीं पे है, तो ठीक है। कोस्टा रिका भी मैंने बताया कि वो जो नॉर्थ अमेरिका, जो ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो एक नेक है, यहाँ पे कोस्टा रिका है। अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ये सब कंट्री, पनामा, ये सब जो है नेक पे है। और कैरिबियन यदि आप देखो तो ये कैरिबियन है, ये दिस वन कैरिबियन। इसमें जो है डोमिनिकन रिपब्लिक और वेस्ट इंडीज की सारी कंट्रीज हैं। और किरीबती मुझे नहीं पता था, मैंने देखा तो मेरी भी ज्ञान बढ़ी आपके साथ में। किरीबती आइलैंड जो है वो यहाँ पे है, ये जो है यहाँ यहाँ। और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ईस्ट तिमोर है, जो अभी कंट्री नहीं बन गई है। और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में एकदम सेंट्रल पैसिफिक में किरीबती आइलैंड सब है। बोलीविया जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, वी ऑल नो बोलीविया, पेरू, बोलीविया एंड ऑल।
तो किरिबती इस बात ये सारा सही है, इसका मतलब कि ये ऑल करेक्ट है। तो ये आपको पूरा ज्योग्राफी बताता है, जानने की आपको आशा रखता है। 79 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय जयशंकर। जयशंकर ने दो ही बुक मेन लिखा है, एक है द इंडिया वे 2020 में, और उसके बाद उन्होंने लिखा है व्हाई भारत मैटर्स। तो ये दोनों को याद कर लीजिए। 80 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ पे जो है, मैंने जो इसको क्रैक किया कि इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस बहुत ही हाल में हुआ है। ये तो अ, जब हम लोगों ने एमसीक्यू ये सीरीज मैंने निकालना शुरू किया था 2022 सब में, उसके बाद हुई है। तो सी से अंत होता हुआ केवल एक ही है, और इसके चलते मैंने क्रैक कर दिया। तो इसका मतलब है कि पहले जो है फूड एंड एग्रीकल्चर एफएओ इस्टेब्लिश हुई होगी, फिर जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा, फिर वर्ल्ड डेवलप न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स बैंक पहले इसको कहलाता था, बाद में इसका नेम जो है 2014 में चेंज हो गया और ये बन गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि इतना भी न्यू नहीं है, 2015 में सोलर अलायंस बनी है। मैं जो कह रहा था कि 2020-22 ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लेटेस्ट है। और एफएओ जो है यूएन की एक जो स्पेशलाइज एजेंसी जैसे काम करती है, 1945 में बनी है, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 1975। हु फॉर्मुलेटेड द नियो लिबरल ट्रेडिशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो वी ऑल नो कि ये जो है नियो लिबरलिज्म के जो फादर एक तरह से कहिए तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थ्योरी देने वाले रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ ने है, पावर एंड डिपेंडेंस जो उनकी बुक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स मतलब क्या है, जो यहाँ डिफाइन किया है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो अंटार्कटिका है, डीप ओशन फ्लोर है, या आउटर स्पेस है, ये सब जो है ग्लोबल कॉमन्स है। ये किसी का नहीं है, मतलब ये कोई कंट्री का दावा नहीं कर सकती कि एटमॉस्फेयर हमारा है, और उसकी जो रक्षा करना सभी कंट्री का दायित्व है, और सब उसको यूज कर सकते हैं। द ग्लोबल कॉमन्स आर आउटसाइड सॉवरेन जुरिडिक्शन। तो ए बी जरूर होना चाहिए, दो दो एकदम ऑब्वियस स्टेटमेंट है। ए बी यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आप देखिए, एक ही में ए बी दोनों है, इसलिए सी जरूर सही है। द क्वेश्चन ऑफ मैपिंग द ग्लोबल कॉमन, मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमन हैज रिफ्लेक्टेड इन द नॉर्थ साउथ डिवाइड, क्योंकि नॉर्थ जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, इसलिए वो उसको ज्यादा उसका यूज कर लेते हैं, और हम लोग देखते रह जाते हैं, आउटर स्पेस हो चाहे कोई भी। तो ये सही है, लेकिन डी इसका मतलब गलत होगा। द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ आर मोर कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन देन द कंट्रीज ऑफ द साउथ। क्या ऐसा सोच सकते हो आप? डी को एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो डी 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 खत्म हो जाएगा, तो एबीसी बचेगा। आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। इजी क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज डज इंडिया हैव ए मिलिट्री एयर बेस। ये मेरे लिए भी आंख खोल देने वाला था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में, ये ताजिकिस्तान है, दसन बी। तो लेकिन ये मुझे ये भी पता लगा कि अभी एक तरह से डिफंक्ट जैसा है, तो चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो और पढ़ लेना। 84 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट कवर्ड इन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होती है? जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि मैंने इतना इसमें अपना नॉलेज दिया, इतने घंटे इसमें रिसर्च किया, आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई इसको जो है कॉपी कर ले, उसको शेयर कर ले बगैर मेरे इजाजत के, डेफिनेटली ये रॉन्ग है ये। और मेरे साथ तो काफी ऐसा हुआ है, मेरे गाइड को जो है वो अब शेयर किया गया है, मेरे डिफरेंट डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया गया है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। कई बार मेरे स्टूडेंट ही मुझे बताते हैं कि सर बहुत बुरा लग रहा है। तो चोट पहुंचती है हर हर आर्टिस्ट को, हर इंटेलेक्चुअल को। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इतने मेहनत से गढ़ता है, जब उसकी इस तरह से उसकी उसको जो है चोरी की जाती है, तो उस पे चोट पहुंचती है। और ये एक तरह की चोरी है, और दुनिया में चोरी होती रहती है, चोरों की कोई कमी नहीं है। दैट देन बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ लार्जर मोरल एथिक्स एंड ऑल। तो उसको जो है, जब डब्ल्यूटीओ आया, तो उसको उसकी रक्षा करने के लिए जो है ट्रिप्स बनी, मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, इसकी चोरी ना हो। ऐसे यदि प्रोडक्ट आप बेचेंगे जो कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से चोरी की गई है, तो उसको हम नहीं अलाउ करेंगे लाइक दैट। उसमें जो है कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई, जीआई डियर स्टूडेंट जान लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में जो है, मधुबनी में जो है एक बहुत ही फेमस फूड प्रोडक्ट आती है मखाना, जो पूरे वर्ल्ड में भी छाई हुई है। तो उसको यदि जीआई टैग मिल जाए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हाँ ये एंशियंट काल से वहां मखाना होता है, तो वो उस जगह का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बन जाता है, मतलब कि उस जगह से टैग हो जाता है, और फिर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाती है, उसका एक अपना
अलग वजूद होता है, पेटेंट जैसा, जीआई। इंडस्ट्रियल डिजाइन भी है, लेकिन मोरल राइट्स ऑफ ऑथर, मोरल राइट की कौन है? मोरलिटी को तो आप मैकियावेलियन वर्ल्ड में सबसे पहले डस्टबिन में डालोगे, ये प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखो, मैंने इसको क्रैक किया था बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे थिंकर हैं जो कि सीधे इससे आंसर मिल जाती है। लाइक जैसे देखोगे कि रैंडल स्क्वेलर जो हैं, ये नियो क्लासिकल रियलिज्म के बहुत बड़े थिंकर हैं, जिसके कि फरीद जकरिया भी हैं जो ज्यादा फेमस है, लेकिन रैंडल स्क्वेलर इसके उससे भी बड़े थिंकर हैं। तो यदि डी के थ्री को देखें तो इससे ये क्रैक हो जाता है, देख लो। बाकी आप मैच कर लेना, लेकिन इस जैसे ट्रांसडेंटल रियलिज्म यदि आप देखो तो हांस मर्गनथाउ का है ट्रांसडेंटल रियलिज्म। काफी चीजें मॉरलिटी और मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। 86 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मिलिट्री कमांडर हैव कमांडेड द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स इन अफगानिस्तान? मुझे नहीं याद है, लेकिन चलिए इसको जो है आपके लिए मैंने देखा और ये है। लेकिन जो जो कमांडर वर्ल्ड वॉर टू में जो अमेरिका के रहे लाइट फोर्सेस के, उन सब का नाम देख लेना, वो सब आपको एग्जाम में पूछा सकता है, जिन्होंने, जैसे आज ही मैं जापान पे देख रहा था, जो एटम बॉम्ब जब गिरी थी तो मैकार्थी थे शायद उनके जो जनरल, जिन्होंने जापान को पैसिफिक वाले वॉर को लीड किया था, जो नॉर्मेंडी पे जो थे, वो मेजर को भी याद कर लेना। तो वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। अब यहाँ पे यदि आप देखो तो ये मैंने गलत टिक मार दिया, ये जो है ना, ये वियतनाम वॉर के समय में जनरल थे, तो इसको आप हटा दो, बाकी ये तीनों जो है ना, ये अफगान वॉर में रहे हैं, सो ABC तीनों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फर्स्ट टाइम वी ऑल, इसको हमको हम लोग को पता रहता है कि बर्टलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट 1987 में आई थी, वहां ये वर्ड सबसे पहले आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आप शैलो इकोलॉजी या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म समझ सकते हो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये था कि प्रकृति का दोहन करो, मतलब कि एक्सप्लॉइट करो नेचर को, उसको पूरा चूसो, लेकिन इतना मत चूसो कि मर ही जाए, क्योंकि हम लोग भी साथ मर जाएंगे। सिंपली, मतलब क्रूड लैंग्वेज में कहें तो, जैसे मधुमक्खी जो है चूसती है फूल को कि उसमें रहने भी देती है और चूसती भी, वैसे ही चूसो। मतलब कि खूब डेवलपमेंट करो, खूब जो है अ, विकास करो, लेकिन ऐसा विकास करो जो सस्टेनेबल हो, मतलब प्रकृति की रक्षा भी करो और उसका दोहन भी करो। 88, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मुझे लगता है, मैं गेम खेल रहा था उस तरह की ED AB वाली जो थी, तो ईडी से शायद ये क्रैक हो गई थी। देखिए यहाँ पे देखिए, ई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीमस्टेक, वी ऑल नो 1997। और डी जो है ब्रिक्स, जो है बाद में हुई है 2006 सब में, मतलब शुरुआत हुई, फिर 2010 में जाके ब्रिक्स बनती है 2010-11 में। ईडी यदि आप देखो तो यहाँ पे डी है, खत्म हो गई, यहाँ पे डी है, खत्म हो गई, यहाँ पे ईडी है, तो ये सही है, और यहाँ पे डी है, तो केवल एक इंफॉर्मेशन से एक पूरा गायब हो जाता है और ये क्रैक हो जाती है। बाकी तो आप देख लेना, इसके ईयर वेयर को भी देख लेना, बट देखिए किस तरीके से आप ये जो पेयरिंग में करता हूँ उससे कैसे आपको फायदा होता है, लर्न दिस ट्रिक। 89 देखिए, द सागरमाला प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विजन्स? सागरमाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरमाला बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो है हमारा बहुत ही ह्यूज कोस्ट लाइन है, 13,000 14,000 किलोमीटर की। तो उसको जो है एक मतलब कैसे हम सबसे अधिक उसका यूज कर पाए, तो पोर्ट को जो है हिंटरलैंड से जोड़ना, ये था कि यहाँ से रोड रेल से जोड़ना है, पोर्ट को पोर्ट से जोड़ने की, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट को जोड़ने की, तो रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कार्गो, इसके अलावा इम्प्रूविंग ऑप्टिमाइजिंग टाइम कॉस्ट ऑफ एग्जिम कंटेनर मूवमेंट। एग्जिम मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो कंटेनराइज मूवमेंट होती है, वो जल्दी से कैसे हिंटरलैंड पहुंचे, हिंटरलैंड से पोर्ट पे पहुंचे। लेकिन डिफेंस कैपेबिलिटी से कोई नाता नहीं था, ये सिविलियन प्रोजेक्ट था, तो सी बिल्कुल नहीं होगा, तो सी सी सी, तो इससे सीधा आंसर आपको मिल जाता है। बाकी चार स्टेटमेंट को और पढ़ लीजिएगा, सागरमाला प्रोजेक्ट। मुझे रवांडा हमेशा याद रहता है, रवांडा में जो हुती और तुत्सी के बीच का जो जो इतनी लड़ाई थी, वो बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। 1994 एक थी, और इससे तो कोई खास बात बनती नहीं है, केवल एक ही गायब होता है, तो और देखनी पड़ेगी। कोसोवो वॉर भी मुझे याद रहता है, क्योंकि बॉम्बिंग हुई थी नाटो की लगातार बहुत दिनों तक। कोसोवो वॉर में 99 सर्बिया पे बॉम्ब गिराया था उन्होंने, यूगोस्लाविया उस समय बिखर रहा था, तो बी का फोर से जो है ये हो जाती है crack। बाकी दो को मैच कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब आगे बढ़िए।
Which of the following theoretical propositions is are correct? तो constructivists argue like Alexander Nicholas Oneff or Alexander Wendt, Alexander Wendt, देख लीजिएगा. So Wendt and Nicholas Alexander Wendt किस टाइप की आर्गुमेंट करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है या ओनफ किस टाइप के आर्गुमेंट करेंगे कि जो 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 हमारे नॉर्म बिलीफ होते हैं वो हमारे आइडेंटिटी को तय करते हैं, आइडेंटिटी हमारे इंटरेस्ट को तय करता है और इंटरेस्ट हमारे एक्शन को तय करता है, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन में. सो दैट आइडेंटिटी शेप परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो हमारी आइडेंटिटी है उससे हम रियलिटी को देखते हैं. Positivists argue that language shapes perception of reality. Never. Positivist तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करेंगे. ये बात कि लैंग्वेज शेप परसेप्शन ऑफ रियलिटी डिस्कोर्स थ्योरी ये पोस्ट मॉडर्निज्म में जाएगा या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिसको कहते हैं मिशेल फूको. देन तो ये गलत हो गया, तो बी को आप हटा दीजिए, बी को हटा दीजिए तो आपका सीधा मिल जाता है ओनली ए. लेकिन फिर भी देखिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर्ग्यू दैट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी. नो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पॉजिटिविस्ट के साथ जाता है. Post positivists जो है argue that knowledge is contingent, interpretive, and power laden. It moves ahead of the positivism. 92 देखिए identify the correct statement regarding Quad Indo-Pacific strategy. Quad जो कि अब एक तरह से मर चुका ट्रम्प के जमाने में, वो बेसिकली क्या था कि चाइना को कंस्ट्रेन करने के लिए अमेरिका ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का साथ लेकर के क्वाड बनाया था. उसका उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब कि चाइना का हेजेमनी नहीं चलने देंगे. कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वाड इज टू सिक्योर ए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, जो अब खत्म हो चुकी है. यस, तो ए होना चाहिए, ए है. द क्वाड फोकसेज ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ए लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये सही है. बी स्ट्रेटेजिकली टू काउंटर चाइनाज हेजेमनी डिजाइन ऑफ इंडो पैसिफिक, ये भी सही है. लेकिन फोर जो बिल्कुल गलत है, क्वाड कंट्रीज आर विलिंग टू सेल मिलिट्री बेस. नो, कोई मिलिट्री बेस जैसी बात नहीं थी, सिक्योरिटी डायलॉग था. 93 देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. वी ऑल नो कि इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन क्योंकि ये संस्कृत में था तो हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किया था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए. एक्चुअल में ऑफिशियल थीम वन था, लेकिन ये भी था. यहाँ पे देखिए इसमें कई जो है नोन है, जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2015 में होती है जिसको हम कॉप 21 कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना चाहिए. तो ए का 3 और ए के 3 से ही आपका जो 50-50 हो जाता है. यहाँ डी का 2 ऑलरेडी दोनों में है, इसका मतलब कि इंडिया यूएसएसआर पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 71 में हुई होगी, ये हम लोग को पता भी है, इसलिए ये आसान भी है. ओस्लो अकॉर्ड हमें याद रहता है, जो एक बहुत बड़ी अकॉर्ड थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, जिससे थोड़ी बहुत शांति आई थी. 1993 में होता है ओस्लो 1 अकॉर्ड, फिर ओस्लो 2 अकॉर्ड, वो भी एक तरह से पानी में ही चला गया. तो सी का 1 जो है यहाँ पे है. तो बाकी जो ये ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो यूनाइटेड नेशन ने फ्लोट किया था 2017 में, कोई इसको बड़ा न्यूक्लियर पावर ज्वाइन नहीं किया. ये भी एक तरह से ये भी पानी में चला गया, बर्बाद हो गया. लेकिन ये डेट याद कर लीजिए. यहाँ पे देखिए ये भी अब मैंने याद कर लिया, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद नहीं रहता था. बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन, इसको मैंने इस तरीके से याद किया है कि पहले बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आया, फिर जो है केमिकल वेपन आया, इस तरीके से. एनपीटी बहुत पहले से मुझे याद रहता है 1968, सीटीबीटी मुझे याद रहती है आप लोगों को पढ़ाते हुए 1996. अब यहाँ बचती है 72 और 97. तो जैसा मैंने कहा, मैंने ये याद कर लिया है कि बायोलॉजिकल वेपन पहले आई है, तो ये आई होगी 72 में, ये आएगी 97 में. अब तो बाकी आप मैच कर सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बफर स्टेट. बफर स्टेट समझिए जियो पॉलिटिक्स में क्या होती है. जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत एक बफर स्टेट है. जब तक वो बफर स्टेट रहा, जब तक इंडियन ब्रिटिश इंडिया था, तो उन्होंने बहुत चालाकी से तिब्बत को जो है बफर स्टेट रखा, तब तक इंडिया चाइना दोस्त रहे. द मोमेंट बफर स्टेट गायब हो गया, उसको चाइना ने हड़प लिया. चाइना हमारा इमीडिएट नेबर बन गया, और कौटिल्या को याद कीजिए, इमीडिएट नेबर नेचुरल इनमी होता है, वो हमारा नेचुरल इनमी बन गया. तो उसको बफर स्टेट कहते हैं. जो दो जो है जो स्टेट काफी जिसमें तानातानी हो सकता है उसके बीच में रहते हैं, वो बफर स्टेट कहलाते हैं. तो इन सब में यदि आप देखोगे ना, तो जो चैड है, ये लीबिया जो कि कर्नल गद्दाफी के टाइम से काफी एग्रेसिव रहता है, और यहाँ पे जो ये जो कंट्रीज है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज कहलाते हैं, ये दोनों के बीच में काफी तानातानी रहती है. उसके बीच में चैड एक तरह का बफर स्टेट का काम करता है. अब अंगोला देखो यहाँ पे है वेस्टर्न साइड में, तो ये किसी ऐसा कोई दो
ताना तानी वाले स्टेट के बीच में है नहीं। नामीबिया यदि आप देखोगे तो क्या कहाँ पे है, शायद नामीबिया यहाँ है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। और साउथ अफ्रीका तो अपने आप में एक ग्रेट पावर जैसा है वहां के लिए, तो उसका कोई वो बफर स्टेट तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही जो है समुद्र से घिरा हो, तो कोई बफर स्टेट तो लैंडलॉक टाइप का ही होता है। तो चैड, थोड़ा ज्योग्राफी, ये मैप बहुत अच्छा है, इसके थ्रू थोड़ी बहुत जान लो। जैसे ये जो एरिया है, आप देखो, इसको मैग्रेव कहते हैं। और ये कई में जब पूछा था, मैग्रेव यूनियन जो है क्या 1996 में बनी है, थोड़ा देख लेना। तो उसका ईयर भी पूछा था। यहाँ पे देखो इजिप्ट है, जो कि स्वेज कैनल को कंट्रोल करती है। और इजिप्ट से सटा हुआ आपको पता है गाजा स्ट्रिप है, जहाँ अभी इतने समय से लड़ाई चल रही है। सूडान में जो है अभी आपको पता है कि कितनी लड़ाई चल रही है, दोनों जो फोर्स है आरएसएफ और जो वहाँ के जो आर्मी है उसमें। और साउथ सूडान जो है अलग कंट्री बन चुकी है। इथियोपिया में भी बहुत तरह की इशू चलते हैं। सोमालिया जो एक समय रोग स्टेट हो गया था, इसको हॉर्न करते हैं अफ्रीका को। और यहाँ पे जो शिप आती थी, सोमालियन पीरेट्स उसको लूट लेते थे, उसके चलते बहुत दुनिया बहुत परेशान हुई है। यहाँ पे एक बहुत मजेदार नेम का आइलैंड है मडागास्कर, जिसमें बहुत सारी पिक्चर बनी हुई है यहाँ। सो इस थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। थोड़ी ज्योग्राफी यदि आपको बताऊं तो अफ्रीका का एक बहुत ही ज्योग्राफिकल फीचर है रिफ्ट वैली। ये पूरा यहाँ से यहाँ ना, यहाँ डियर रेस्टोरेंट, ये ईस्टर्न साइड में पूरी एक दरार है नीचे जमीन में। और उस दरार में काफी सारे वो स्ट्रीम बहते हैं। तो इसको ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं अफ्रीका का। तो ये सब थोड़ी बहुत देख लीजिए, आपको काम आ सकता है। Which among the following countries is not part of the Memorandum of Understanding MOU to set up the India Middle East Europe Economic Corridor? IMEC जो है बहुत धूम धड़ाके के साथ 2023 में जब हम लोगों ने G20 किया, तो आया कि एक नया कॉरिडोर बनेगा, ट्रेड का कॉरिडोर बनेगा, ट्रेड लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन का, जो इंडिया मिडिल ईस्ट से गुजरता हुआ यूरोप जाएगा। रोड, रेल, शिप एंड ऑल। वो भी टाइट है, फिस जैसी हो चुकी है ट्रम्प के एरा में। उसमें टर्की ने कभी ज्वाइन नहीं किया। टर्की हमेशा इंडिया से आंखें तरे रहता है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया, तो हमारा दोस्त है नहीं। तो इसको आप गेस कर सकते हैं, मैंने गेस किया यही सही है। 98 देखिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? ट्रैक वन डिप्लोमेसी होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, जो रियल डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक मिशन से, एम्बेसडर से बैठ के बातचीत होती है, बायलेटरल, मल्टीलेटरल एंड ऑल। ट्रैक टू है पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी, मतलब कि संगीतकार भेज दीजिए, कल्चरल ट्रूप भेज दीजिए, आपस में पीपल जो है वो साहित्यकार एक दूसरे का दौरा करें। और वो जो डिप्लोमेसी होती है, इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हो, ट्रैक टू कहलाती है। सो गवर्नमेंट ऑफिसर पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन नहीं होगी। बाकी सब पढ़ लीजिए, सो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ट्रैक टू डिप्लोमेसी। कई बार जो है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी भी होती है। गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा करती है कि पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हो, मतलब हम आगे नहीं रहेंगे, तुम आगे रहो। कई बार गवर्नमेंट ऐसा करती है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडिया टॉप इंपोर्टर ऑफ आकाश या आक्ष सरफेस टू एयर मिसाइल? तो ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता था, लेकिन आप लोगों को बताने के थ्रू मुझे पता लगा कि आर्मेनिया जो है इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और हमें और भी ऐसे कंट्री ढूंढने चाहिए जो हमारे खुद के बनाए हुए आर्म्स एम्यूनिशन को खरीदे। इससे हमारी हार्ड पावर जो है वो बढ़ती है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ इसको मैंने जो क्रैक किया, माओ जेदांग, जिसको हम लोग माओ से तुंग कहते हैं हिंदी में। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड, वाइल वॉर इज पॉलिटिक्स विद ब्लड सेड। ये मुझे याद रहता है, इनके बहुत सारे कोट मैंने आपको पढ़ाए हैं, अपने गाइड में दिया है। तो सी का 2, और इससे देखिए ये हो जाता है क्रैक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जो नेपोलियन की जो कथन है, आप देखिए बी का 1 है। नेपोलियन बोनापार्ट, आपको पता है ये कितने बड़े लड़ाके थे, कितने बड़े विश्व विजेता थे। फ्रांस को इन्होंने जो है यूरोप का, मतलब ही वॉज हिटलर ऑफ हिज टाइम। और इनको जो है वाटरलू की लड़ाई में मिल करके हराया जाता है। और उसके बाद पूरी यूरोप बदल जाती है, और फ्रांस उसके बाद उतना पावरफुल कभी रहता नहीं है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत कुछ कहा था। जैसे उन्होंने चाइना को वो स्लीपिंग जाइंट टाइप का बात भी कही थी कि जब वो जगेगा तो पूरे दुनिया को हिला देगा। तो उन्होंने क्या कहा और वो कैसे अभी लागू ट्रम्प पे होता है? नेपोलियन बोनापार्ट, इन पॉलिटिक्स स्टूपिडिटी इज नॉट ए हैंडीकैप। मतलब कि पॉलिटिक्स में यदि आप स्टूपिड हो ना, तो कोई आप में कमी नहीं है, वो एक तरह का गुण ही है। मैं अभी हाल में देख रहा था निकिता क्रुश्चेव,
वो जो है 1956 से लेके जब स्टालिन का निधन हुआ, 1964 तक जो है वो यूएसएसआर के हेड थे। उन्हीं के टाइम में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, बर्लिन वॉल बना था, बहुत ही फेमस यूएसएसआर के हेड। तो वो वो डॉक्यूमेंट्री ये कहता है कि जब स्टालिन का डेथ हुआ ना, तो ऐसे व्यक्ति को खोजा गया जो जो बफून हो, जो स्टूपिड हो, जो बेवकूफ लगता हो, जिससे किसी को खतरा ना हो, उसको बनाया गया। क्योंकि सब इतने डरे हुए थे, कोई बहुत पावरफुल आदमी को बनाएंगे तो फिर स्टालिन बन जाएगा, तो क्रुश्चेव को खोजा गया। क्योंकि कई लोग उस समय कहते थे कि स्टालिन उनको जोकर समझते हैं, उनके दरबार में ही इज ए स्टूपिड पर्सन, ही इज ए फूल। ऐसे लोग जो है पॉलिटिक्स में, और जब उनको बनाया गया तो ही बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया यूएसएसआर को। तो इन पॉलिटिक्स स्टुपिडिटी इज नॉट ए हैंडीकैप। सोचिएगा इस पे, अभी कैसे लागू होता है। जो हम कहते हैं ट्रम्प, तो स्टूपिड होना शायद पॉलिटिक्स में चल जाता है। 101 देखिए, इंडिया इज नॉट ए पार्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट एग्रीमेंट। यहाँ पे जो है जैसे ही आरसीपी आया, आपका काम आसान हो गया, क्योंकि आरसीपी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। डियर स्टूडेंट, हम लोग को पता होना चाहिए। चाइना इसको स्पॉन्सर करता है, 15 इसके मेंबर्स हैं, तो इंडिया ने इसको नहीं। इसका मतलब कि इंडिया ईस्ट एशियन समिट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो अगेन ये चाइना ने स्पॉन्सर किया, लेकिन इंडिया इसमें शामिल हुआ है। हु कॉइन्ड द वर्ड कैसिनो कैपिटलिज्म? इसी नाम की बुक सुजान स्ट्रेंज ने लिखी। इसमें वो कहती क्या है कि जो अभी की जो कैपिटलिज्म है, जो वो लिख रही थी 80s में, तो वो कैपिटलिज्म नहीं जो फैक्ट्री बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, कुछ क्रिएट करता है। वो तो स्यूडो है, कैसिनो कैपिटलिज्म है, जो शेयर मार्केट, मनी, करेंसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो स्यूडो है। आप केवल जस्ट जुए की तरह लगाते हो और अपना पैसा बढ़ता है, उससे कुछ भी आपका कंट्री में, आप जरा सोचो ना, शेयर मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, क्या कंट्री में, क्या उससे अनाज पैदा हो जाएगा, उससे क्या फैक्ट्री खुल जाएगी? ये तो स्यूडो है। आप बस स्पेकुलेट करते हो, पैसे लगाते हो। उस टाइप के कैपिटलिज्म को उन्होंने दूसते हुए, डिराइड करते हुए लिखा था कैसिनो कैपिटलिज्म। Come to 103. Which of the following is part of the सातगुना मेथड ऑफ फॉरेन पॉलिसी? यहाँ पे यदि आप ये सोच रहे हो कि अचानक कौटिल्य कहाँ से आ गए, तो ये सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा। और दिस पेपर इज वेरी ट्रू टू द सिलेबस। और उनकी जो 7 गुना है, वी ऑल नो कि उसमें 6 जो है फॉरेन पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बताए गए, मतलब डिप्लोमेसी के कह लीजिए इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट तो चतुर उपाय है, लेकिन किस तरह से आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं। आप जैसे ट्रम्पियन डिप्लोमेसी को हटा भी दें, तो आप जो है विग्रह कर सकते हैं। ट्रम्प हमेशा विग्रह करते हैं। याना आसना है, समश्राय कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी पावरफुल के शरण में चले जाएं। आप डुप्लिसिटी भी कर सकते हैं, जो चाइना अक्सर करता है, द्वैधी भाव जिसको कहते हैं। यहाँ पे संधि नहीं है, आप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन उदासीना प्राकृतिक कुछ भी नहीं है, तो सी और डी को यदि हम हटा दें, तो इसमें आएगा ए, बी और ई। ये चूंकि बहुत आसान है, इसलिए मैंने इस तरीके से किया, अदरवाइज एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ऑपरेशन गंगा, वी ऑल नो कि ये जब यूक्रेन में जब हुई थी वॉर, तो वहां से हम अपने स्टूडेंट, अपने पीपल को इवैक्यूएट किया गया था। दैट वाज ऑपरेशन गंगा। क्या आपको पता है कि अभी जब ईरान में सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, तो वहां से जो अपने हम नेशनल को ला रहे थे, उसको क्या नाम दिया गया है, जो लेटेस्ट अभी जनवरी में ऑपरेशन स्वदेश? नाम सुना है आपने? 105 देखिए, NATO was created by 12 countries from Europe and North America। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये भी दे रहा है कि इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। जिस तरीके से एनटीए अभी डेट पूछने लगा है, डियर स्टूडेंट, उसको याद कर लो, कहीं आपको ये ना पूछे कि किस डेट को हुआ था 1949 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 12 मेंबर NATO? ये जो है, मुझे 12 का 12 याद नहीं था, ये कौन है 12 है, ये मुझे पता था ट्रांस अटलांटिक में। लेकिन यहाँ पे मुझे जान के जो है थोड़ी हैरत हुई कि वेस्ट जर्मनी शुरू में नाटो का पार्ट नहीं था। तो जर्मनी यहाँ लिखा है, क्योंकि उस समय वेस्ट जर्मनी होता था। ओके, कौन थे यहाँ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन सितंबर 2024? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वी ऑल शुड नो एंड वी ऑल नो कि ये अनुरा कुमारा दिस्सनायके हैं, और ये लेफ्ट ओरिएंटेड सरकार है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि पूरी इंडिया जो है, वो जो छोटे छोटे कंट्री हैं, वो सब लेफ्ट की तरफ चले गए हैं।
लाइक मालदीव जो है वहां पे लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी जो है वो सत्ता में है। श्रीलंका में लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी जिसको एनपीपी कहते हैं, नेशनल पीपुल्स पावर या जातिका जना बला वे गया जो है, ये जेजेबी ये भी है। देन बांग्लादेश में लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी जो है लेफ्ट लीनिंग पार्टी है। नेपाल में लेफ्ट लीनिंग पार्टी है। तो इससे जो है थोड़ा सा इंडिया को बेचैनी होती है, क्योंकि लेफ्ट लीनिंग पार्टी होगी तो नेचुरली वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा चले जाते हैं। 107 देखिए, कोरिलेट करेक्टली द इशू इवेंट ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। कोरिलेट, ओके, मतलब इसमें से कौन है ये कहना चाहते हैं। तो यम कुपर वॉर, जिसको कि हम लोग अक्टूबर वॉर भी बोलते हैं, रमादान वॉर बोलते हैं, 1973 अरब इसराइल वॉर है। तो ए तो बिल्कुल सही है, तो इसमें सी डी है तो खत्म कर लीजिए, इसमें बी सी डी है तो खत्म कर लीजिए। तो दो ही बच गए इसमें। देखिए ए बी कॉमन है, तो ए बी को आप ऐसे ही ठीक कर लीजिए कि सही होगा। अब केवल सी डी को हम लोग देखेंगे और एक को जो हम लोग चुन लेंगे। सी डी में, ए पॉपुलर अपराइजिंग बाय द पैलेस्टीनियन अगेंस्ट द इजराइली ऑक्यूपेशन बिगिन 1974। मुझे ये डेट याद नहीं था। ऑपरेशन अल अस्क फ्लड इज एसोसिएटेड विद हमास, लेकिन मुझे ये पता था, जो कि बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन बन के आता है। मजेदार मीन्स मतलब ये नहीं कहना चाहिए कोई मजेदार इवेंट थी, बट वेरी वेरी ट्रेजिक इवेंट, बट लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मजेदार बनता है क्योंकि ये टर्म इतना इम्पोर्टेंट है और ये इवेंट इतनी इम्पोर्टेंट है। जब उन्होंने अक्टूबर में जो अटैक किया था हमास ने, जिसमें कि उन्होंने इतने इजरायली को मार दिया और 250 के आसपास को वो किडनैप करके ले गए थे, उसको उन्होंने कोड नेम दिया था अल अस्का फ्लड। तो डी सही है, इसका मतलब सी ऐसे ही गलत होगा, और सी गलत है क्योंकि ये अपराइजिंग जिसको इंतफादा कहते हैं, ये 1987 से 1993 तक हुआ था। तो सी गलत है डेट के चलते, डी बिल्कुल सही है। तो डी ए बी। द इनफेमस वाटर गेट स्कैंडल जो है वो किस राष्ट्रपति के टाइम में हुआ था? ये राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। और इसके चलते उनको क्या इस्तीफा देना पड़ा था? चेक कर लीजिएगा, मतलब काफी इस पे तबाही हुई थी, इस्तीफा देना पड़ा था या नहीं। वाटर गेट स्कैंडल बेसिकली ये था कि रिचर्ड निक्सन किसके थे? रिपब्लिकन थे, ये भी चेक कर लीजिएगा। और इन्होंने अपने जो राइवल जो पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी उसका जो ऑफिस बिल्डिंग होता था उसको वाटर गेट कहते थे, जिसमें उनका ऑफिस था, वहां उन्होंने अपने जासूस भेज के इलेक्शन के पहले जो है उन्होंने उस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थे कि कहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ चुराने की कोशिश की थी। तो वो जो है भेद खुल गया और उसमें निक्सन की बड़ी थू-थू हुई और इसको वाटरगेट स्कैंडल कहा गया। Now come to 109. Arrange the following organization with the strength of their membership in ascending order. Strength. ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर हैं। वी ऑल नो कि सार्क के 8 मेंबर हैं। ओपेक मुझे कुछ याद आता है कि 12 के आसपास तो डेफिनेटली हैं। बिम्स्टेक में केवल 7 मेंबर हैं। एससीओ में तो अब 10 मेंबर हो गए हैं। तो इस बेसिस पे यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा मेंबर बी में हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब बी से अंत होता हुआ केवल एक ही है और ये आपका हो जाता है क्रैक। सबसे कम जो है बिम्स्टेक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सार्क? तो यहाँ पे यदि आप देखें कि सार्क में जो ये कहा गया है कि बायलेटरल इशू डिस्कस होती है, कभी भी किसी मल्टीलेटरल फोरम में बायलेटरल इशू डिस्कस नहीं होती है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, बायलेटरल इशू अक्रॉस द टेबल बैठ के बायलेटरली ही टॉक में होती है, इसलिए ये कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ए को यदि आप हटा दें तो इन दोनों में जो है बी, बी कॉमन है, तो सी पर आइए देखते हैं। अफगानिस्तान बिकेम सार्क इन मेंबर इन 2010, नो 2007 में बना था, वी ऑल नो। इसका मतलब ये भी गलत है। तो केवल जो है अ, इसका मतलब ये है कि करेक्ट केवल बी है। ऑल डिसीजन ऑफ सार्क समिट आर टेकन ऑन कंसेंसस, ये सही है। यहाँ पे देखिए म्यांमार बिकेम मेंबर, म्यांमार कभी मेंबर बना ही नहीं, तो ओनली बी। Who among the following is known for as the father of international law? We all know ह्यूगो ग्रोटियस में हम लोगों ने कई बार आपको बताया है, यूजीसी नेट गाइड है, हर जगह आप इसको पढ़ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में हम लोगों ने कितनी बार डिस्कस की है, इसको बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल पॉलिसी विद द इमीडिएट नेबर, मतलब एक तरफा कंसेशन इंडिया करेगा जब बिग ब्रदर। सो हैज बीन अप्लाइड टू इंप्रूव रिलेशन विद साउथ एशियन नेबर्स, ये सही है, तो ए होना चाहिए, इसमें नहीं है। bilateral beneficialism has been introduced by bilateral beneficialism मतलब क्विड प्रो क्यो, तुम हमें कुछ दो तो हम तुम्हें कुछ देंगे, ऐसा कभी नहीं था। एक तरफा बेनिफिट था, तो बी को आप हटा दें यदि तो आपको ये आंसर मिल जाता है।
बाकी आप पढ़ के आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल लैंडलॉक कंट्री? अगेन ज्योग्राफी देखिए, डबल लैंडलॉक क्या होता है? जैसे उज्बेकिस्तान है, एक ऐसी कंट्री जो खुद तो लैंडलॉक है ही, लेकिन उसके चारों तरफ जो कंट्री जिससे वो घिरी हुई है वो खुद लैंडलॉक है, तो इसको डबल लैंडलॉक कहते हैं। मतलब आपको सी तक पहुंचने के लिए किसी एक कंट्री को पूरा पार करना पड़ेगा, और फिर तब जब जो आप पहुंच पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी डबल लैंडलॉक, उसको सप्लाई चेन मेंटेन करने में दिक्कत होती है। सो उज्बेकिस्तान इज a double landlocked country, आप मैप में देख सकते हैं। Which of the following statement is correct regarding migration studies? तो माइग्रेशन स्टडी में देखिए, the office of the UNSCR was created in 1950. We also know कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे जरा आप देखिए कि रोहिंग्या रिफ्यूजी आर ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश। ये एक जनरल कंफ्यूजन होती है इंडिया में कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं। नो, रोहिंग्या बेसिकली जो है म्यांमार के रिफ्यूजी हैं, लेकिन वो बांग्लादेश पहले आते हैं और फिर बांग्लादेश से शिप करके इंडिया आ जाते हैं। सो डी बिल्कुल गलत है। डी 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 आप देखें तो इन दोनों में यदि आप देखें तो ए बी सी और ए सी, इसका मतलब ए सी तो दोनों सही है ही, ए और सी तो इसको छोड़ दीजिए, अब बी पे आइए। Refugee and internally displaced person come under the same category of migration. No, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन हुए कि इंडिया में कोई राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रहा है, और रिफ्यूजी होते हैं दूसरे कंट्री से, दोनों सेम नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए बी गलत हो जाएगा, ए एंड सी केवल सही होगी। इजी क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड मोटिव गेम इज ऑफर्ड बाय। तो मिक्स्ड मोटिव गेम जो है शिलिंग ने दिया था, जो कि कॉन्फ्लिक्ट और पीस के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, थॉमस स्किलिंग स्किलिंग। उसमें उन्होंने ये कहा, देखिए है कि दो जो एक्टर जो गेम में होते हैं, उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी है, टू अवॉइड म्यूचुअल डिसास्टर, एंड कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी है। इस टाइप का जो गेम होता है मिक्स्ड मोटिव गेम कहते हैं, जहाँ एक ही कॉन्फ्लिक्चुअल ही नहीं है, कोऑपरेटिव भी मोटिव होता है। थॉमस स्किलिंग। अरेंज द टाइमलाइन ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे बाद में हुआ वो पहले लीजिए। इसमें सबसे बाद में क्या होगा? वियतनाम इंटरवेंशन, कंबोडिया, यूनिफिकेशन जर्मनी, गरवाचो। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक गेम खेला था जब प्रिपेयर में कर रहा था, इसको डी बी, पहले डी होगी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, तभी तो यूनिफिकेशन जर्मनी का होगा। अब डी बी यदि आप देखें तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए डी बी, यहाँ देखिए बी डी हो जाती है, खत्म हो गया यहाँ बी डी। तो आपने केवल एक इंफॉर्मेशन से कि वॉल पहले गिरेगा तब यूनिफिकेशन होगी, आपने 50-50 खेल लिया। अब यहाँ पे देखिए कि ये डी से शुरू हो रही है, ए से शुरू हो रही है, मतलब शुरू होने का मतलब है कि ये सबसे लेटेस्ट घटना है। ए और डी में चलिए देखते हैं, वियतनाम इंटरवेंशन इन कंबोडिया एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो यहाँ पे आप अटक सकते हैं, तो चलिए सी बी पे देखते हैं। सी बी पे है कि पहले ये सबसे पहले घटना हुई होगी। गरवाचोव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, ऑल एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें से पहले क्या हुआ है? गरबाचोव पहले आएगी, आएंगे, इसका मतलब है कि सी जो है पहले हुआ होगा, तो दिस भी ऑल्सो यू कैन इजी। वैसे ये जान लीजिए कि वियतनाम का फुल स्केल इंटरवेंशन जो होता है कंबोडिया पे, ये 1978 में होता है। ध्यान रखना कि 1975 में वियतनाम जो यूनिफाई हो जाता है, हो ची मिन वहां के एकदम सुप्रीम लीडर हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, इन्होंने इंटरवीन कर दिया होगा कंबोडिया पे। 117 देखिए, which of the following is not correct for the thesis of Class of Civilization? Class of Civilization सैमुअल हंटिंगटन की बुक है 1996 की। द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट होगा, तभी तो ईस्ट ऊपर होगा, तो कल्चरल वॉर होगा। द राइज ऑफ एशियन इकोनॉमी एंड इट्स एसोसिएटेड कल्चरल अफर्मेशन, जैसे कल्चरल वॉर की संभावना बढ़ जाती है। 21st सेंचुरी नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर वेस्ट फॉर मार्केट एक्सपेंशन, ये कोई कैपिटलिज्म की तो मुझे नहीं लगती है कि ये कोई थेसिस थी, ये तो कल्चरल वॉर का था कि कंट्री के बीच में नहीं हुआ, कल्चरल वॉर होगा। तो ए बी इसका ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा। 118 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज पर द यूएनजीए डिक्लेरेशन ऑफ 1970। बहुत बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है कि 1974 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की रिजोल्यूशन पास हुई। ये बेसिकली क्या था कि जो उस समय के डेवलपिंग कंट्री थे, उन्होंने मिलकर के 1964 में जो है बनाया था अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्री। और उसके बैनर तले इन्होंने G77 बनाया, नाम तो थी ही, और इन्होंने लॉन्च किया अपना मूवमेंट कि हमें मिलनी चाहिए इक्विटी, मतलब इक्वलिटी, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, ट्रेड एंड ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें हमें हमें जो है वो
एक जो जस्टिफाइड हमारी जो वैल्यू है वो रियलाइज हमारे कम्युनिटी की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड उसको सस्ता खरीदता है और मैन्युफैक्चर्ड गुड को वो काफी कीमत में बेचता है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक इक्विटी लाने की बात है, जिसमें कि नॉर्थ और साउथ के बीच में एक बैलेंस हो ट्रेड एंड इकोनॉमी का। वो टाइट फिस हो गई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो बहुत लंबा भाषण हो गया। एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री बाय द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है डेवलपिंग कंट्री को हर तरह से मदद करेगा डिपेंडिंग ऑन पॉलिटिकल मिलिट्री कंडीशन। नो, तो डी को यदि आप हटा दो तो यहाँ पे ए बी सी और बी को केवल देखो, ए सी तो कॉमन है। द नीड फॉर ऑल स्टेट टू पुट एन इन टू द वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है, नेचुरल है, जो कि फूड प्रोडक्ट जो है डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट करते थे। तो ये ए बी सी। अरेंज द फॉलोइंग समिट कॉन्फ्रेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ अकरेंस। ये बहुत खासा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग इस तरह से याद नहीं करते कि 23rd 16th ब्रेक 50th G7, हम लोग याद रखते हैं 2024 एंड लाइक दैट। तो यहाँ मैंने दे दिया है। इसका मतलब 1960 समिट तो कभी हुई नहीं थी, होने वाली थी 2016 में, लेकिन उरी अटैक हुआ और वो एक तरह से सस्पेंड हो गई, उसके बाद से आज तक हुई नहीं है। लेकिन जो 2024 में जो हुई G7, वो 50th थी, इसका मतलब 2025 में जो हुई 51st थी, इसका मतलब इस साल जो होगी 52nd होगी। एससीओ समिट जो इंडिया में हुई थी वर्चुअल, वो 23rd थी, इसका मतलब 24th जो है वो हो गई होगी 24 में, 25th जो है वो 2025 में हुई, अब इसका मतलब 26th होने वाली। इस तरीके से आप सबको थोड़ा याद भी कर लीजिए 26th एंड लाइक दैट। क्या आपको पता है कि ये कौन सी लोकसभा है, 18वीं या 19वीं? चेक कीजिए। तो बस इसको यहाँ मैंने लिख दिया, आप इसको देख लीजिए। ये जो है इसको मैंने ये कर लिया था, केवल एक इंफॉर्मेशन से क्रैक कर लिया था। मुझे पता था कि ऑपरेशन मेघदूत जो है सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर को पे जो खतरा मंडरा था उसको सुरक्षित करने के लिए जो इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था, उसको ऑपरेशन मेघदूत कहते हैं। तो बी का 2 और बी का 2 से ये क्रैक हो जाता है, इसलिए मैंने क्रैक कर लिया। लेकिन बाकी सबको आप मैच कर लीजिएगा, मैंने भी मैच किया, आप भी मैच कर लीजिएगा। जैसे ऑपरेशन पवन जो है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो गई थी 87 में राजीव गांधी में, इसको उसको ऑपरेशन पवन नाम दिया गया था, बिकॉज लोग हवाई जहाज से ही गए थे सारे, हमारे आर्मी के मेन अधिकतर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड हैज नो डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इट्स नेबर? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने सीधा इसका आंसर देखा और आपको बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी तो स्पार्टली आइलैंड और इस स्कार बोरो आइलैंड तो मुझे पता है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा था इन दो में, 50-50 में। मुझे नहीं पता था कि पैराकल आइलैंड और पिटकैर्न आइलैंड में से कौन सा अनडिस्प्यूटेड है। इसका आंसर जो नेट बताता है पिटकैर्न आइलैंड। द कॉन्सेप्ट, ये सब साउथ चाइना सी में जो है आइलैंड। इन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया 1994 में। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट, लाइक गुड गवर्नेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट 1992 से आती है। इसी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो बर्टलैंड रिपोर्ट 1987 से आती है। और यूएनडीपी की रिपोर्ट से जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट आती है। तो ये तीनों को बिल्कुल एक ट्रॉइका इंफॉर्मेशन के रूप में याद कर लीजिए। हु वाज द वर्ल्ड बैंक्स चीफ नेगोशिएटर इन इंडस वैली इंडस वाटर ट्रीटी? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे याद नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों को। और सर विलियम इलिफ जो उस वर्ल्ड बैंक में थे, सॉरी उसका ये नहीं है, वो इसके जो है चीफ निगोशिएटर। हम लोग को ये पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है चीफ निगोशिएटर था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन थे, तो ये सेकंड लेवल क्वेश्चन हो जाता है जो डिफिकल्ट होती है। द आइडिया ऑफ रिस्क सोसाइटी किसने दिया? ये तो कई जगह मैंने डिस्कस किया है। उल्रिक बेक की जो एक बुक है, उनकी बुक का नाम ही है रिस्क सोसाइटी टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी। और वहां पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है अभी का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो कैसे रिस्क सोसाइटी बन गया है, कैसे हम एक रिस्की वर्ल्ड में रहते हैं। और वो रिस्क जो है कोई नेचर ने नहीं क्रिएट किया है कि कोई तूफान आ जाएगा या कोई साइक्लोन आ जाएगा, वो रिस्क है हम लोगों ने क्रिएट किया है, खुद का क्रिएट किया हुआ है कि एटॉम बॉम्ब गिर जाएगा तो पैंडेमिक आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज के चलते विभिस्का आ जाएगी, सी लेवल राइज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम लोग का खुद का किया हुआ हमारे कर्मों का जो फल है, उससे आज का जीवन बहुत ही रिस्की हो गया है। समुद्र लक्ष्मण जो है, ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है? सेटर कभी आपको इसमें निराश नहीं करते, वो आपको हमेशा जो है वो सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे
इंडिया जो है मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइन करता है और सबका ऐसा ऐसा नेम है कि आपको याद करना है। एक नाइटमेयर है। और समुद्र लक्ष्मण जो है मलेशिया के साथ करता है, तो यहाँ थाईलैंड के साथ चलिए याद कर लीजिए मैत्री है। और इंडिया और श्रीलंका का स्लीनेक्स है। और इंडिया वियतनाम का विब विन बैक्स है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट, मैंने अपने गाइड में सारे जो है जितने हो सकते हैं मैंने दे दिया है, देख लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट जियो पॉलिटिक्स इज ए स्यूडो साइंस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये कहने वाले रियलिज्म के फादर जो मॉडर्न टाइम में है मॉर्गन था, तो उन्होंने क्यों, इन्होंने जो कहा था, उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन भी दिया था इस बुक में पॉलिटिक्स अमंग नेशन में, कि ये जियो पॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफी कैसे जो है पॉलिटिक्स को डिटरमिन करता है। कौटिल्य का राजमंडला थ्योरी याद कीजिए। अभी हम लोग ने इसी पेपर में कितने सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने देखा। हार्टलैंड और हार्टलैंड और रिमलैंड टाइप की जो थ्योरी है, बफर स्टेट की, दिस ऑल जियो पॉलिटिक्स है, कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को डिटरमिन करता है। तो इनका कहना था कि ये बेकार की, ये सीरो साइंस है, ये कोई साइंस नहीं है। क्योंकि ये ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म है और ये जो है रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि ज्योग्राफी किसी नेशन का फेट तय करती है। इसमें डिबेट हो सकती है। मेरा पर्सनल मानना है कि ज्योग्राफी किसी कंट्री का फेट एक्चुअली डिटरमिन करती है। 27 देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिगार्ड टू द इंडिपेंडेंस और द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, कब कब हुआ है। इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं बर्मा और श्रीलंका में, और मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार की याद कर लीजिए, दोनों कंट्री जो है बर्मा और श्रीलंका इंडिया के बाद आजाद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो हमें पहले है कि पहला जो है सबसे पहले इसमें से पाकिस्तान हुआ था, क्योंकि 14 अगस्त को हो गया था। तो ए से शुरू होगा ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए से शुरू होती है, लेकिन यहाँ डी और सी में कौन पहले कौन बाद में। तो बर्मा जो है 4 जनवरी को आजाद होता है, और ठीक एक महीने बाद 4 फरवरी को श्रीलंका। इसका मतलब कि पहले जो है बर्मा हुआ, तो जो जो सबसे लास्ट में हुआ वो श्रीलंका हुआ। तो श्रीलंका डी से अंत होता हुआ जो होगा वो। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन एक बार याद कर लीजिए तो आपको हमेशा के लिए। 128 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों को ये पता है, इसमें से कई क्राइसिस के बारे में पता है हमें। जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 1997-98 में होती है, उसके बाद ही जो है G20 की शुरुआत होती है इसी क्राइसिस के चलते। और यूएस सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में होती है। तो ये यदि देखें तो बी पहले आएगी, ए पहले आएगी। इसी तरह से जो डॉट कॉम क्राइसिस जो है 2000 में आती है, डॉट कॉम बबल कहते हैं, जो इतनी इंटरनेट की कंपनी ऐसी खुल गई, उसकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई, आसमान पे चली गई, वो सब टूट फूट गया। गैरेज में चला रहे हैं इंटरनेट कंपनी, तो वो जो है ब्रिक मोटार ने उसको चोट पहुंचाया, और उसको डॉट कॉम बबल कहते हैं। अभी लोग कहते हैं कि एआई भी उसी तरह का बबल फूल रहा है, और वो भी जो है बस्ट करेगा तो बहुत चोट पहुंचेगी। जो एआई कंपनीज हैं उसकी जो वैल्यूएशन है वो आसमान को छू रही है, लाइक एनवीडिया जो 5 ट्रिलियन की जो है कंपनी बन गई है। तो डॉट कॉम कैसे 2000, किसका मतलब पहले बी आया होगा फिर सी आया होगा, तो बी सी। अब इससे ही मुझे लगता है क्रैक हो गई थी बी ए। तो यहाँ पे देखिए बी ए तो ठीक है, लेकिन बी सी क्या ठीक है, चलिए बी सी भी ठीक है। यहाँ पे जो है ए बी हो गई तो खत्म हो गई। यहाँ पे देखिए ए बी हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब कि दो ही हमें बचा, ये 50-50 गेम हम लोगों ने खेल लिया। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों में ए से जो है अंत हो रहा है, इसका मतलब सबसे बाद में क्या हुई होगी, सब प्राइम क्राइसिस हुई होगी। और यहाँ पे यदि हम बीसी देखें तो बीसी तो है, और यदि बीए देखें तो यहाँ ए बी है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गई और एक ही बची, आ, एक ही बची ए बी, यस, बी ए, नो नो। तो इन दोनों में आपको जो है देखना पड़ेगा कि एक कौन सी सही है। तो चलिए ये इसका आंसर है, आप और थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज बहुत देर लग जाएगी इसमें। यहाँ पे जो है टेकिला क्राइसिस के बारे में बता रहा हूँ। मेजर मैक्सिकन इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी उसको टेकिला क्राइसिस का, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 1994 में हुआ था। ये एक छुपा हुआ फैक्ट है जो आपको थोड़ा परेशान इसमें कर सकता है, लेकिन उसके बगैर भी ये आंसर मिल जाता है। 129 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इवेंट दैट हैपेंड फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो ईयू को जो ज्वाइन किया, ईयू की पूरी कहानी है। यहाँ पे भी आप काफी गेम मैंने यहाँ पे खेलने की कोशिश की, इससे भी काफी हो जाता है। बहुत सारे आपको पता है इसमें, और नहीं है तो आप जान लीजिए कि एक वेव आया था। देखिए ईयू बनता है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से, जो 1992 में साइन होती है।
यूरो जो है वो तो 1999 2000 में यूरो जोन बनता है, यूरो आती है। तो पहले जो है सी आएगी फिर बी आएगी, इससे भी आप काफी जो है कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पहले बी आ गई है इसमें, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ भी पहले बी आ गई तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये दो, केवल एक इस इंफॉर्मेशन से आप 50-50 खेल लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें तो सी सी से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट सबसे पहले आया होगा। ई और ए में यदि हम देखें तो ये साइप्रस और इतने सारे कंट्री 2004 में ईयू ज्वाइन करते हैं, जिसको एवलांच कहते हैं कि एक बार फ्लड गेट खुल गया था, ईयू में इतने मेंबर आ गए। और यहाँ पे जो है ए ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था और कई लोगों को पता नहीं होगा कि 2007 में बुल्गारिया ज्वाइन करती है। यदि आपको पता होता तो आप यहीं पे क्रैक कर लेते कि पहले जो है वो ई हुई है, तो ई से अंत होता हुआ इसमें यदि देखें जो 50-50 हम लोगों ने खेला है उसमें ई से अंत होता हुआ, बाकी आप इसे मैच कर लीजिए। Who among the following became the first Director General of World Trade Organization on 1st January 1995? तो ये मुझे याद रहता है कि आप ही लोग को पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट डब्ल्यूटीए के चीफ कौन थे, फर्स्ट आईएमएफ के चीफ कौन थे, फर्स्ट वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन थे, ये तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट। और अभी द लास्ट टू कंट्रीज हु वेर एडमिटेड इनटू मेंबर ऑफ नाटो 2023 में, पहले फिनलैंड फिर स्वीडन। तो फिनलैंड बी और स्वीडन बी और ई। ये जी। Which of the following statement are highly appreciated for their contribution? Statesmen, sorry, are highly appreciated for their contribution. We all know कि 5 जो फाउंडिंग मेंबर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घिसा पिटा है। सुकर्नो, टीटो और नसीर इसमें दिखते हैं, नेहरू जी और क्वामे निक्रुमा नहीं दिखते हैं। तो ए बी डी तो सीधा ही आप चुन सकते हैं। Which of the following leaders from USA and USSR signed the SALT I treaty? मुझे याद रहता है SALT I 1972। जैसे ही आप ये देख लिए कि 1972 है, तो उस समय निक्सन जो है प्रेसिडेंट थे। निक्सन को आप जो है बांग्लादेश वॉर से याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी के साथ उनकी तीखी फोन पे जो है नोक झोंक हुई थी और तानातानी हुई थी बहुत, उन्होंने स्टूपिड ऐसी बातें भी की थी इंदिरा गांधी के बारे में। तो निक्सन हमेशा इसके लिए जाने जाते हैं। निक्सन जो है चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए भी जाने जाते हैं, चाइना को यूएन में एडमिट करने के लिए भी जाने जाते हैं, रिचर्ड निक्सन। तो निक्सन होंगे एक साइड में। अब इसमें निक्सन केवल एक ही जगह दिखते हैं, आपको कुछ सोचना भी नहीं है। उस समय लियोनार्ड ब्रेजनेव जो है वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी थे। 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो ये आपको बम्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन नॉर्थ कोरिया में है कि नहीं, आप बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे क्या नॉर्थ कोरिया में भी हम लोगों ने अपना डिप्लोमेसी बना रखा है, एम्बेसडर रखा है हुआ। तो एक्चुअली है वहाँ पोइंग यांग जो उसकी राजधानी वहाँ पे है। तो लेकिन इंडिया का जो है कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इराक में नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं, इराक के साथ हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। और क्यों, इराक कोई दुश्मन देश तो हमारा है नहीं कि उससे हम डिप्लोमेटिक मिशन नहीं रखेंगे। तो ई जो है बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो ई को तो हटा दीजिए। और ए सही है। तो ए है इंडिया है जो डिप्लोमेटिक, तो ये इसमें बी, इसमें ए नहीं है तो इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए ए डी ई और ए बी सी डी, इसका मतलब है कि ए डी ई तो कॉमन है। सॉरी, ई तो खत्म हो गई, तो एक ही बच गया सीधा। आप यहाँ ए बी सी डी, इसका मतलब ये क्रैक हो गई। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। लाइक कि इंडिया को डिप्लोमेटिक मिशन इस्टोनिया में भी होना भी चाहिए। इन डिप्लोमेटिक रिलेशन सोलोमन आइलैंड से क्यों नहीं होगा, ईस्ट तैमूर के साथ में भी है, क्यों नहीं होगा। तो केवल एक ही इंफॉर्मेशन इसमें गलत है। कैबेज रैपिंग टैक्टिक जो है वो कौन सी कंट्री अपनाती है? तो ये जो चाइना के बारे में कहा जाता है कि जब वो साउथ चाइना सी में या कहीं भी किसी समुद्र में, जब वो जैसे वियतनाम से या फिलीपींस से जब वो लड़ाई करती है या कन्फ्लिक्ट करती है, जिसको विग्रह कहते हैं सादा गुना में कौटिल्य के, तो वो ना कैबेज टैक्टिक अपनाती है। मतलब वो हर तरीके से घेर लेगी जो दुश्मन का जो जहाज वहाज होगा। कुछ उसके जो है कुछ जासूसी वाले जहाज आ जाएंगे, तो कुछ मिलिट्री जहाज आ जाएंगे, कोई ट्रेड शिप आ जाएगा। इस तरह से मल्टीपल, जैसे कैबेज के जो छिलके होते हैं, वो टेक्निक वो अपनाती है वहां विग्रह करने में, कॉन्फ्लिक्ट में, सी में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रसिया यूक्रेन वॉर। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। 2022 में शुरू हुई अप्रैल में, वी नेवर शुड फॉरगेट दिस, अभी भी चल रही है। तो ये तो गलत है। तो ए गलत होने से जो है यहाँ देखिए बी सी और सी डी, तो इसका मतलब सी तो कॉमन है, इसका मतलब सी को टिक मार दीजिए। अब आइए बी और डी में चेक करते हैं। पोलैंड हैज सीन द लार्जेस्ट इन्फ्लक्स ऑफ यूक्रेनियन रिफ्यूजी, बिल्कुल सही है।
ये कई जगह आया हुआ है, इसलिए ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब बी सही होगा तो डी जरूर गलत होगा, इसको सीधा गलत कर दीजिए। बी और सी जो है वो सही है। Why Jawaharlal Nehru adopted non-alignment as the lodestar of India's foreign policy? मतलब कि बहुत ही चमकता हुआ सितारा हमारे फॉरेन पॉलिसी का। तो अवॉइड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। नाम में होने से, मिलिट्री अलायंस में जाने से हमें जो है ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करनी पड़ती है, लेकिन कोई डिबेट कर सकता है कि कम भी करनी पड़ सकती थी। एक अलायंस में चले जाओ तो आपकी रक्षा करता है, जब नॉन अलाइंड होते हो तो ज्यादा डिफेंस में खर्च करना पड़ता है। तो ये डिबेटेबल हो सकता है। इंक्लूडेड टू इंटेंडेड टू मेंटेनिंग इंडियाज हार्ड वॉन इंडिपेंडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, तो मतलब हम किसी के पाले में जाके नहीं गिरेंगे, हम उसकी कोई हम डिक्टेटरशिप नहीं सहेंगे किसी भी पक्ष का, ईस्ट या वेस्ट का। उसके लिए तो गोदी में चले जाओ। तो बी जरूर होना चाहिए। बी 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 है यहाँ पे, ये बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ इंटरनेट टू कंटेन कम्युनिज्म इन द रीजन नहीं था, ना तो हम कम्युनिज्म को कंटेन करना चाहते थे, ना हम कैपिटलिज्म। हमने तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। इसका मतलब सी डी यदि गलत हो गया तो इसका मतलब ए को आपको मानना पड़ेगा सही, टू अवॉइड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। तो ये भी सही होगा, लेकिन विद पिंच ऑफ सॉल्ट। 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए हमें ढूंढना है कौन सा करेक्ट नहीं है, और दो ही करेक्ट है तो दो करेक्ट दो इनकरेक्ट ढूंढने से बात है। इनिशियल मेंबर ऑफ ईयू मेंबर वर 6, वी ऑल नो। फाउंडिंग मेंबर इसके थे। मोरक्को हैज विथड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम एयू, आई डोंट नो, चलो यहाँ पे देखते हैं। इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ एनएसजी, ये हम लोग को बिल्कुल पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इंडिया मेंबरशिप नहीं बना, इन पर चाइना ने उसको रोक दिया। वो एक एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्री है जो कि आपस में न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई और ट्रेड करते हैं। तो सी जो है वो कभी नहीं हो सकता। तो सी गलत। सी, इसका मतलब ये दोनों, अब देखो इसमें जो है ए बी डी ई, तो चलो डी ई देखते हैं। इसमें से ए वाली सही है। अब यहाँ देखो, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि ए सही है तो डी ई अब सही नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमें सही मिल चुका है ए और बी, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। मोरक्को के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही अजीब फैक्ट है। मुझे लगता है ये कुछ गलत कर गए हैं, क्योंकि एयू से उसने विड्रॉ नहीं किया। एयू का जो पुराना अवतार था, ओ ए यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उससे उन्होंने जो है विड्रॉ किया था। तो ये इंफॉर्मेशन गलत है उस तरीके से देखा जाए तो। तो बेसिकली ये मतलब थोड़ा सा फंबल किया है इन्होंने। अब ये क्वेश्चन जो है कि आर्टिकल वाइज हमें जानना चाहिए कि एनपीटी का आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है। इट इज टू मच डीपर इंफॉर्मेशन, थोड़ी अरबिट जैसी है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये हो जाएगी। इसका सही आंसर है कि आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है कि एनडब्ल्यूएस, न्यूक्लियर स्टेट्स को कह लीजिए, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एग्री नॉट टू हेल्प नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू डेवलप और एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। यही था नॉन प्रोलिफरेशन, कि और प्रोलिफरेट ना करे। जो 5 लोग अब न्यूक्लियर पावर हो गए हैं बस वही रहे। ये इसका प्रयास था, और कितना डिस्क्रिमिनेटरी है आप समझ सकते हैं। इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। तो ए का 3 से मिल, ये सही क्रैक होती है। वैसे मैंने देख के किया है, लेकिन आप बाकी आर्टिकल को पढ़ लीजिए तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। 140 देखिए, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद तो केवल आपको मैं दिखा दूंगा कि हाँ ये पैराग्राफ है, क्योंकि बहुत इजी होती है। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। जो सबसे बाद में बनी वो पहले आएगी। तो सबसे बाद में इसमें कौन सी बनी होगी? देखिए, वर्ल्ड बैंक 1944 में बन जाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 को बनती है, बहुत बाद में बनी है। एटॉमिक एनर्जी जो है 1960s में बन जाती है कभी, और यूएन 1945 में। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बाद में जो बनी होगी वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बी से शुरू होता हुआ, और बी से शुरू होता हुआ, एक ही है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो सबसे बाद में बनी सबसे पहले। तो बी से शुरू होता हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई भी बनता नहीं है, बी एस सी डी भी नहीं होती। इसका सही क्रम जो है बी सी डी ए है। ये कोई भी सही नहीं है, यहाँ फंबल कर गए हैं वो। तो बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आई। सी जो है वो ये 1960s में आई। और डी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड डी, सॉरी, सी जो है वो एटॉमिक एनर्जी, यस, 1960s में आती है। देन डी है 1945 यूनाइटेड नेशन, एंड 1944 जो है वर्ल्ड बैंक। वैसे याद रखिए कि वर्ल्ड बैंक ने काम करना जो शुरू किया था ये 1947 में किया था काम करना शुरू। 44 में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों बन जाता है, और ये दोनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे जो है एनालिसिस खत्म कर रहा हूँ। और आपने देखा, मैं एक तरह से थक भी गया हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आई होप कि ये, यदि आप गौर से, यदि आपको पेशेंस है और यदि आप में डेडिकेशन है, तो इस पूरे वीडियो को सुन के ही आप पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहुत सारे इवेंट आप जान सकते हैं और हर एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन बन सकता है। चलिए अब कंप्रिहेंशन देख लीजिए। ये ब्रिक्स पे है, वेरी वेरी इजी। इसके सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, इसमें आपको 10 में 10 करना चाहिए। मैं केवल इसलिए इसको कर रहा हूं कि आप इसको पॉज करके पढ़ लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। 5 क्वेश्चन होते हैं। मैंने कई बार तरीका बताया है। आप पहले इसको बहुत तेजी से ब्राउज करें, मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब कुछ सेकंड में, 30 सेकंड में या 40 सेकंड में, और फिर क्वेश्चन को देखें। फिर ये याद करें कि किस लाइन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसको फिर सेकंड टाइम केवल गौर से पढ़ें, क्वेश्चन पे आए और थर्ड टाइम गौर से पढ़ के और टिक मारें। नेक्स्ट जो है कौटिल्य की थ्योरी पे है, तो ये भी आसान है, होगी। मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है क्योंकि अब जनरली बहुत आसान होते हैं। यदि नहीं तो कुछ कमेंट में लिखना। आप देख सकते हो कौटिल्य जो सिलेबस में है उसको कितनी ये तवज्जो देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग। और यदि आप इंतजार कर रहे हो नेट जो बैच स्टार्ट होगी आईआर की, और पॉल साइंस की भी होगी, तो दोनों इस बार अलग अलग बैच हो जाएगी। अभी तक कंबाइंड होती थी, तो फरवरी में होगी। किस फरवरी से, ये तो आपको ब्राउज करके देखिएगा। लेकिन विल हैव ए वेरी गुड टाइम एंड वेरी गुड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टुगेदर, एंड बहुत ही एक मेमोरेबल मेमोरेबल जर्नी आप उसको बना सकते हो 4 मंथ का, इस ग्रुप को ज्वाइन करके। यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो और आप इस वीडियो को गलती से देख रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से गलती नहीं है क्योंकि इसके कई जो फैक्ट हैं वो आपको आईआर में आने वाले हैं। तो यदि आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीजी सीयूटी पीजी की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है पॉल सेंसर प्लेटफॉर्म पे, और आपको खासा बेनिफिट हो सकता है अभी भी यदि उसको आप ज्वाइन करते हो। आई होप कि यू विल ज्वाइन। यदि आप करना चाहते हैं तो नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो। खास करके मैं कहूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है पॉल साइंस हेल्प की, उस पे आप आए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ट्विटर पे आप लिखें पॉल साइंस हेल्प, एक्स अब कहते हैं तो इसको एक्स में भी कहना शुरू कर दूंगा। एंड दिस इज द ईमेल paulsciencehelp@gmail.com। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इतनी देर तक बने रहे। यदि आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके देन, टेक केयर, बाय।